तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होगे और एकदम जोरों शोरों से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होगे ताकि आपके एकदम अच्छे वाले नंबर आ सके। तो आज मैं फिर एक और नए सेशन के साथ आ चुकी हूँ। आज हम फुल केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे होंगे और वो भी केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, बेसिकली हम उसके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो सारे रिवाइज कर रहे होंगे। और एक एक करके मैं आपको ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन लाऊंगी और फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेशन लाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, 3 चैप्टर है आई थिंक, दैट इज सॉल्यूशन एंड अदर इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक जो है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स है। तो इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम करेंगे, क्योंकि बोर्ड का जो पहला टारगेट होता है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे ही रहता है और फिर उसके अलावा वो फिर चैप्टर के बीच में से देता है। तो सबसे पहले टारगेट है हम कंप्लीट करेंगे। और इतनी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपने ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो आपका 70% तो सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो आप इस इंपॉर्टेंट सेशन को लीव मत करना और इसको मतलब समझते जाना। और एक और बात मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आते हो तब तो ठीक है, आप मेरे साथ ही साथ के साथ सॉल्व करते जाओ। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, या तो जब ही आप उसे सॉल्व कर लो, वीडियो को रोक के फिर सॉल्व करो। या फिर अगर ऐसा होता है कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं उन्होंने एनसीईआरटी छुई भी नहीं रहती और एकदम लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब वो मेरा पूरा, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि मेरा जो लेक्चर है वो 2x पे देख करके और फिर बाद में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे करेंगे तो उनका टाइम जो होगा वो कम लगेगा। और अगर साथ के साथ मेरे साथ करेंगे तो उनका वो टाइम ज्यादा लगेगा और उनको फिर समझ भी नहीं आएगा। तो वो वाले बच्चे जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी हाथ नहीं लगाई, वो जैसे ही ये सेशन पहले पूरा खत्म कर लो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, तो देखो आपको कैसे समझ आता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी मेरे भी पेपर चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी 3 लेक्चर का मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सारे क्वेश्चन दूंगी आपको, तो मैं वो फिर भी देके रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, डिफाइन द टर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल। यानी इसका तो मेन वो है कि हमें ये बताना है कि कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने पढ़ा था वैसे तो सॉल्यूशन के, हमने जो मेनली पढ़ा हुआ है वो सॉल्यूशन के टाइप्स में ये पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो, वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के टर्म्स में अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ओपिनियन यही होगा कि हमने तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा है तो वही होगा बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन इसके टाइप्स में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। जो मैंने एक टेबल आपको पढ़ाते वक्त भी पढ़ाई थी वन शॉट के वीडियो में, कि हमारे 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो गैसियस सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एंड नेक्स्ट इज योर सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये उसी की बात करें, तो आप ये तीनों को लिख करके, और अगर आपको टेबल के एग्जाम्पल अच्छे से याद है तो आप वो भी साथ में लिख सकते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेशक से आप इन तीनों सॉल्यूशन की डिफाइन लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर एग्जाम्पल लिख के आओगे, सारे एग्जाम्पल और पूरा टेबल भी इवन बना के आओगे, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ये कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म, तो ये सारे इसके टाइप्स हो जाएंगे। और हो सके तो जितना हो सके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बढ़ा करके ये आना, तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो कटने के कम चांसेस रहते हैं। फिर उन्होंने बोला है राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एग्जांपल, यानी हर एक टाइप्स का थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करो। तो ब्रीफली में वही चीज बात लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि सपोज अ सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, वन whose particles are very large and the other whose particles are very small, what type of solid compounds is likely to be interstitial solid solution। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरस्टिशियल में हमने पढ़ा था कि हमारा जो, अगर मान लो वो सब्सटेंस है, ये वो एलिमेंट है, इसमें तो वैसे भी कॉम्पैक्टली अरेंज सारे पार्टिकल होते हैं, और इसका जो मतलब खाली स्पेस रहता है, वॉइड वाला स्पेस रहता है, उसमें ये छोटे छोटे सब्सटेंस हम डाल देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते थे। हमने ये वाली चीज डिटेल में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ पे आ गया अभी मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, जितने भी डिफाइन है वो एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है। और अगर नहीं भी आपको पता है तो मैं बेसिक डिफाइन बता रही हूँ, और अगर वो डिफाइन आपको याद नहीं होती है तो आप अपने टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या था? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आइदर इट इज सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सॉल्यूशन, यही चीज है। फिर अगला मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी क्या हो जाता है? मोलैरिटी हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, एंड ऊपर फिर वो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर हमें वो दूसरी चीज दे रखी होती है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ना आने की बजाय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस होता है। मोलैलिटी जो होता है, देखो मोल्स तो दोनों के सेम होंगे, स्टार्टिंग वाले जो नंबर ऑफ मोल्स लिखती हूँ वो तो सेम होंगे, लेकिन इसके नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। और इसके नीचे जो होगा मोलैलिटी के अंदर, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आपका जो मास होता है वो भी किसका? सॉल्वेंट का। ध्यान रखना, बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं, वो सॉल्यूशन का मान के चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। और अगर ग्राम को कन्वर्ट करना है आपको किलोग्राम के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, और इसमें भी मल्टीप्लाई बाय
1000 करो अगर ml को कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। और मास परसेंटेज तो था ही, क्या चीज था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय योर 100%। तो इधर आ जाएगा सॉल्यूशन और इधर आ जाएगा आपका सॉल्यूट। आगे मूव ऑन करेंगे। फिर अगला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। देखो अब ये इसके दो मेथड है, या तो एक लाइन में से सॉल्व करके आओ या तो पूरा सॉल्व करके आओ। मेनली बोर्ड का आपका आंसर चाहिए होता है, वो ये नहीं देखता कि आपने 4 लाइन में कवर करा है या फिर एक ही लाइन में कवर कर दिया, बस ये है कि आपके स्टेप्स जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो पहले हम ये लिख देंगे कि जो जो चीजें हमें गिवन है तो हमने वो चीज लिख दिया। फिर उसके बाद पहले लॉन्ग वाले मेथड से मैं समझाती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे जो कि हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूट का दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ने निकाल लिया। फिर उसके बाद डेंसिटी दे रखी है तो मैंने डेंसिटी भी निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मास बाय डेंसिटी। तो वही चीज लिखा मैंने, मास बाय क्या लिखा, डेंसिटी लिखा। मास बाय डेंसिटी मैंने निकाल लिया तो यहाँ से वॉल्यूम निकल गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। और फिर आंसर निकाल लिया। अब अल्टरनेटिवली जो मेथड है, मतलब जो शॉर्टकट मेथड है जो कि आप यूज कर सकते हो, वो मेथड ये कहता है कि हमारा नॉर्मली अगर मैं देखूं मेरा मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर ये ml में है तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। अब देखो वॉल्यूम को अगर मैं खोलूंगी तो मेरा क्या आएगा, मास किसका, सॉल्यूशन का, और ऊपर क्या चला जाएगा इसका, क्योंकि हमें पता है ना डेंसिटी क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, तो ऊपर आ जाएगा डेंसिटी जो भी उस सॉल्यूशन का है मल्टीप्लाई बाय 1000। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, और डायरेक्ट फॉर्मूला मिला तो उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वही चीज इन्होंने की हुई है कि मोल्स निकालो फिर ये करो। अब आप आइए कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन करोगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि अब सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो इस चैप्टर की इजी है, लेकिन जो एंडिंग वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ टाइप से है। टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़े से उनके आंसर जो है वो लंबे है। फिर मैं बोला सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन लेबल्ड एज 10% ऑफ वेट बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी क्या इसका मोलैलिटी होगा, क्या इसका मोल फ्रैक्शन होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, व्हाट विल द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और देखो मैंने डेंसिटी चीज को देखी, तो डेंसिटी जब भी दी होगी ना तो, और आपसे कहा होगा कि मोलैलिटी निकालो या फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आपका एक चीज तो मस्ट होगा कि डेंसिटी दी है तो सबसे पहले आप ट्राई करना अपनी मोलैरिटी फाइंड करने का। और मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हो अभी मैंने आपको पीछे ही क्वेश्चन में बता दिया। अब इन्होंने 10% वेट बाय वेट दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं इसी मास परसेंटेज की ये कहीं ना कहीं बात करेंगे। तो इनका तो हर जगह यही मोटो होता है कि पहले ही मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स के बाद अब इन्होंने मेनली पहले मोलैलिटी निकाला। मोलैलिटी तो वैसे भी पता होगी, तो हमने मोलैलिटी निकाल लिया। और मोल फ्रैक्शन पे आप वो डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, और डेंसिटी वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो कि इन्होंने वैसे ही लगा रखा है। और मोल फ्रैक्शन जब हमारे दो चीज के मोल्स निकल गए तो उनको तो सिंपली हमें ऐड करना होगा। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर अगला 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml of 0.1 HCl are required to react completely with 1 gram of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both to calculate the number of moles of component in the mixture। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड जो है वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीके के वो क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ये मेनली जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़े से मोल्स के कंसेप्ट पे भी बेस है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। फिर देखो पहले तो जो चीज गिवन है वही चीज लिखना होता है, और अगर आपको कुछ भी समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है तो इतना तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हर चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मैंने वही मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाला हुआ है। तो Na2CO3 का निकाला, फिर NaHCO3 का निकाला। फिर अब ये जो मॉलिक्यूलर मास निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, मोल्स का होता है। तो अब मैंने क्या करा कि Na2CO3 को मैंने कितना मिक्सचर मान लिया, मतलब x ग्राम मान लिया। और मैं ये कहती हूँ कि अगर मान लो मेरा मतलब Na2CO3 जो है वो, और उसको NaHCO3 जो है, इन दोनों को मिला करके मैं अगर 1 लिखती हूँ और इसको अगर मैं x लिखती हूँ, तो ये हमारा NaHCO3 का क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस में x ग्राम आएगा। तो वही चीज इन्होंने लिखी हुई है। और अब इन्होंने क्वेश्चन में ही एक चीज मेंशन की थी, इक्विमोलर। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप साथ के साथ ही मार्क कर लो, ताकि आपको वो पॉइंट एकदम दूर से ही दिख जाए। अब इक्विमोलर लिखा है तो ये मोल्स क्या हो गए, दोनों के इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद क्या निकाला मैंने, x का वैल्यू निकाला। और जैसे ही x की वैल्यू निकली मेरी, तो एक परफेक्ट दोनों का मोल्स मैंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। वही चीज इन्होंने किया। अब देखो अब आएगा मेन मोल्स का कंसेप्ट। तो मोल्स के कंसेप्ट के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा है, और ये रिएक्शन उतनी टफ नहीं है। आपको क्या करना है, Na2CO3 लेना है और HCl लेना है। और अगर रिएक्शन ना हो तो वही पॉजिटिव नेगेटिव आप बना लो, और पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के बाद थोड़ी सी बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पे आई थिंक उतनी हार्ड बैलेंसिंग तो होगी नहीं, सिंपली आप इन दोनों को रिएक्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ और फिर बैलेंस कर लिया। फिर बैलेंस करने के बाद दोनों को हमने ऐसे करा। फिर हम क्या देखते हैं कि जब हमने 1 मोल ऑफ Na2CO3 लिया तो उसके लिए मेरे को कितने HCl चाहिए होंगे, 2 HCl चाहिए होंगे। तो ये वही लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 के साथ आपके कितने मोल्स ऑफ HCl लगे, 2 मोल्स लग गए। फिर अब ये कहते हैं लेकिन हमारे पास कितने थे, हमारे पास थे इतने मोल्स थे हमारे Na2CO3 के लिए। तो अब अगर मैं एक का निकालू तो नॉर्मली क्या कर रही होती हूँ, मेरे पास अगर एक चीज का मान के चलो, जैसे ये 0.0526 यहाँ पे दे रखा है, अब मेरे को 2 मोल्स का निकालना है। अब 1 मोल के
लिए। अब देखो एक मोल में 2 होता है, तो हम ऐसे करेंगे ना 2/1 मल्टीप्लाई बाय जितने का हमें निकालना है, तो इन्होंने भी वही चीज करी हुई है कि जितने का निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर इन्होंने निकाल लिया जितना भी इसका आंसर आता है। फिर सिमिलरली अगर मैं इसमें NaHCO3 में देखूं तो इसमें तो डायरेक्टली एक ही मोल है, तो इन्होंने डायरेक्ट फिर क्या करा होगा, मल्टीप्लाई करा होगा। और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालना था तो सिंपली क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। अब ये बाद में हमसे क्या बोले थे कि हमें क्या चीज निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। कहा था इन्होंने हाउ मेनी ml बोला है, ml इन द सेंस की दे आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो भी मोल्स था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 मोल्स ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इतने मोल्स हमने यहाँ पे ये चीज फाइंड की। अब इतने मोल्स तो मतलब इतने मोल्स इसके और इतने मोलैरिटी HCl जो कि प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब इन्होंने क्या करा, ये देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो मोलैरिटी वाला वॉल्यूम फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमने अभी तक के जितने भी वॉल्यूम के क्वेश्चन करे वो किससे सॉल्व करे, मोलैरिटी से सॉल्व करे। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे एक काम करो, अब वॉल्यूम को इस साइड की तरफ शिफ्ट करो और इस साइड की तरफ जब शिफ्ट करोगे तो आपका मास जो है वो सॉल्यूट का आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, और साथ में यहाँ पे 1000 कर देना। बस एक चीज का बात यहाँ पे ध्यान रखना कि आप मोल्स और मोलैरिटी में गड़बड़ मत करना। इन्होंने 0.1 मोल्स के लिए कर रहा है तो आप भी 0.1 ही लेके चलना, और 0.1 मोलैरिटी के लिए कर रहा है तो वो चीज होगा, मतलब यही चीज वो कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करा है, लेकिन होगा आंसर एकदम सिंपल सा है। फिर उन्होंने बोला सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बच्चे इस क्वेश्चन को इजी समझ के गलत करके आते हैं, और क्या गलती करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो अब पहले कहता है कि 300 ग्राम का पहले 25%, ये तो मतलब इसी 3 वर्ड के स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि करना क्या है। तो करना ये है कि 300 लेना है और उसको 25% निकालना है, तो 300/25/100 ऐसे ही 400 ग्राम का भी 40% निकालना है। अब ये कहते हैं कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला है तो पूरे का मैं निकालूंगी। तो ये चीज तो मैंने ग्राम निकाली। अब ग्राम के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, और मॉलिक्यूलर मास के बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो देखो, पहले तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया जैसे आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। अब देखो इन्होंने मॉलिक्यूलर मास में एक बात यहाँ पे देखो, इन्होंने मॉलिक्यूलर मास तो आपको वैसे भी नहीं गिवन करा है, कहाँ गिवन करा है इन्होंने, जब सॉल्यूट का नाम ही नहीं बताया, सॉल्वेंट का नाम ही नहीं बताया, तो वो तो चीज गिवन नहीं है। फिर यहाँ पे ये क्या करते हैं कि 75 और 160 जो है इसको सिंपली वो ऐड कर देते हैं। फिर ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, देखो ये चीज तो 25% जब वो कम हो गई तब वाला मास है, लेकिन इसका इनिशियल मास कितना होगा, जो ये स्टार्टिंग में था वही वाला इनिशियल मास होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर ये कहते हैं कि इतनी चीज तो लिख ली, अब कहते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन, यानी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा। तो एक सॉल्यूशन था, अब देखो सॉल्यूशन में दिखाने के लिए इन्होंने दो चीज लिखी हुई है कि दो सॉल्यूट हमने डाले हुए हैं, और सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि सॉल्वेंट कितना है क्या है। लेकिन ये ध्यान रखो कि जब इन्होंने दो चीज के लिए कहा है तो आप सॉल्यूट का जब निकालोगे तो टोटली ऑल ऑफ द निकाल रहे होगे, तो हम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन का। और ध्यान रखना कि परसेंटेज जो मैं निकाल रही हूँ वो मॉलिक्यूलर मतलब मास के टर्म्स में निकाल रही हूँ, मास परसेंटेज के टर्म्स में निकाल रही हूँ। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट जो दोनों चीज था, क्योंकि आपका ये जो ये होता है ये भी सॉल्यूट ही होता है, दूसरा वाला भी सॉल्यूट ही दे रखा है। और फिर ये चीज निकल गया, अब मेरे को सॉल्वेंट का भी निकालना था। टोटल मैंने 100 लिया था, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी। ये ध्यान रखना कि अगर मेरे को क्वेश्चन में दो चीज दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सॉल्यूशन में भी वही दो चीज आएगी, उससे ज्यादा चीज आ सकती है। फिर हम बोला एंटी फ्रीज सॉल्युबिलिटी हो जाएगा इतना इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला अगर आपको ये समझना है, थोड़ा सा इन्होंने वैसे करके लिखा हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इतना, व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे करवाया था। तो एज एन प्रैक्टिस आप इसको कर लेना, वैसे इसमें कुछ नया नहीं है और ना ही इसकी स्टेटमेंट मुश्किल है, बस फॉर्मूला देख के थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है। वो इथाइलिन ग्लाइकोल की जगह आपको दूसरे फॉर्मूला भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बस नाम चेंज कर देंगे ऐसा हो सकता है, या फिर डिजिट चेंज कर देंगे। बाकी क्वेश्चन तो सेम रहेगा। पार्ट्स पर मिलियन की हमने डिटेल में पढ़ा था अपने चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 शॉर्ट के अंदर। अब ये कहते हैं एक सैंपल है हमारे पास क्लोरोफॉर्म का, विच इज सपोज टू बी कार्सिनोजन। कार्सिनोजन वो होते हैं दैट इज और कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज 15 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो हमें पार्ट्स पर मिलियन का, वैसे तो हम मोल के हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके फिर सॉल्व करते हैं, तो इसलिए उनके लिए वही आसान होता है। तो आप भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और फिर करो। तो ये परसेंटेज मास ऑफ क्लोरोफॉर्म पूछा हुआ है, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमें कितना दे रखा था 15 ग्राम, और क्योंकि मैं पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में निकाल रही हूँ
तो ये जो मिलियन है वही मिलियन का 10⁻⁶ जो है वो मैंने यहाँ पे एंटर करा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और मेरा आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। तो पहला पार्ट तो कवर हो गया। फिर उन्होंने बोला डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, कि हमारी जो मोलैलिटी है वो कितनी होगी वाटर सैंपल के अंदर। तो हमने क्या करा, देखो अगर मान लो ये चीज मैंने क्या निकाला है, इसका मास निकाला है, तो अगर मेरे को पूरा सॉल्यूशन का मतलब जितना ग्राम था वो दे रखा है और सॉल्यूट का कितना ग्राम है वो भी दे रखा है, तो मैं सॉल्वेंट का तो मास इजिली निकाल लूंगी। तो ये चीज लिखी हुई है। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखो 10⁻⁶ करीब कितने हो गए, 1 मिलियन हो गए, और 1 मिलियन के अंदर मैं 15 ग्राम निकाल भी लूं तो मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने वही चीज करा कि सेम ही रहेगा और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। किलोग्राम में कन्वर्ट बड़ी डिजिट के अंदर करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। फिर हम बोला नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म CaCl3 मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे वही चीज इन्होंने करी हुई है क्योंकि इन्होंने बोला ना मोलैलिटी निकालो, तो मोलैलिटी के लिए मोल्स का होना तो जरूरी है और मोल्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म तो हम 15 ग्राम तो ये सॉल्यूट के लिए निकाला है। और क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ वाटर चाहिए था और मास ऑफ वाटर हमने कितना निकाला है 10⁻⁴ से, ये उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना कि मैं ये वाला लेक्चर जो हो रहा है वो आपको एकदम स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि 3 चैप्टर है हमारे पास और सारे क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। तो अगर हम स्पीडली करेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा, और लेकिन ये है कि मैं हर कॉन्सेप्ट बताऊंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी होगा। कहते हैं व्हाट रोल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो अल्कोहल और वाटर के अंदर कौन सा रोल प्ले करता है। तो ये मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो अल्कोहल और वाटर दे रखा है। अब अल्कोहल और वाटर किस तरीके से, देखो अल्कोहल के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक के अंदर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर मान लो कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं कंबाइन कर रही हूँ दूसरे वाले के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो हमेशा मतलब 99% केसेस के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि ये दोनों बॉन्ड जो अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेंगे तो ये वाली जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। और जब बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में मैं अगेन एक और पॉइंट मतलब अपने मन से ऐड करना चाहूंगी कि इसका जिसका पॉजिटिव डेविएशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे करके हम और मतलब लिख करके पॉइंट बना करके इसे क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। वही चीज है। फिर उन्होंने बोला हाउ डज गैसेस ऑलवेज टेंड टू लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेंपरेचर इज रेज्ड। तो देखो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो ये चीज पढ़ के तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने क्या चीज डाला हुआ, वाटर डाला हुआ, उसके अंदर मैं गैस को एंटर करवा रही हूँ, गैस को एंटर करवा रही हूँ और नीचे से टेम्परेचर दे रही हूँ। तो टेम्परेचर देने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस अंदर जाने की बजाय क्या होगी, बाहर की तरफ पुश होगी। और जब वो जैसे ही बाहर की तरफ पुश होगी तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक का काम होता है हीट रिलीज करके स्टेबिलिटी करना। तो यही इसका मेन रीजन चला जाएगा। अब इन्होंने रिएक्शन के उसमें लिखा है लेकिन पॉइंट तो यही होगा, बेसिक कंसेप्ट तो ये होगा, स्टेट हेनरीज लॉज एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ होता है वो तो हमारे यही कहते हैं कि जो हमारा नॉर्मली प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सॉलिबिलिटी के। ये देखो एक्स ऑफ गैस को आप तो मोल फ्रैक्शन समझते हो, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या, तो इनका मतलब ये कहने का मतलब होता है कि वो किसकी बात करे, मोल फ्रैक्शन की बात करे होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और इसकी मेन एप्लीकेशन के अंदर आप वही वाला पॉइंट लिख दोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा बॉटल के अंदर कैसे कंजेस्टेड करके रखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि एक मतलब ऐसे करके रिवाइज कर लो कि एक बार तो मेरे को डाइव करने जाना है और एक बार कहाँ पे जाना है, एक बार आपको स्काई में जाना है। तो स्काई में जाओगे तो वही माउंटेन वाला एग्जांपल आ जाएगा कि आपको एनॉक्सिया हो जाएगा, एस्फिक्सिया, पहले एस्फिक्सिया होगा फिर एनॉक्सिया होगा फिर डेथ हो जाएगी। एक ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था अपने ही लेक्चर में। और जो दूसरा होगा वो डाइविंग वाला ही होगा कि प्रेशर बढ़ जाता है, इनर्टनेस ऑफ द गैसेस, मतलब मैं अपने सिलेंडर के अंदर क्या कंटेनर लेती हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। और थोड़ा थ्योरी पढ़ना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में बताया। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन ओवर द सॉल्यूशन इज इतना ऑफ इथेन, इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना होने वाला है। तो हेनरी लॉ ये कहता है कि मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब KH हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय P हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे मास लिखा हुआ है मैंने, फिर KH लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बार हो जाएगा। ये तो नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई उतना मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। फिर ये कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ एंड हाउ इज गिवन बाय डेल्टा एच मिक्सचर रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। थ्योरी में आप इसको लिख लेना। अभी मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ क्या है। देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, अगेन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ये चीज है। और पॉजिटिव डेविएशन में एक वो वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि जो AA और जो BB के बीच में बॉन्ड जो पहले थे वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करा तो ये एकदम वीक हो गए। तो यही पॉजिटिव डेविएशन है। और जो पॉजिटिव डेविएशन में लिख रहे हो उसी का वाइस वर्सा करके आप नेगेटिव डेविएशन में लिख देना। डेल्टा एच मिक्स मैंने ऐसे याद करवाया था कि पॉजिटिव है तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो 0 से ज्यादा बड़ा होगा, डेल्टा वी मिक्स भी 0 से क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, और इसके अपोजिट नेगेटिव वाले में चला जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन of 2% non-volatile solute exert a pressure of इतना बार at normal boiling point of the solvent what is the molar mass of the solute, यानी वो मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का। तो नॉर्मली अगर मैं देखूं तो P0 हो जाएगा माइनस में, देखो
ये वाला नॉन वॉलेटाइल, ज्यादातर जो वॉलेटाइल होता है या फिर नॉन वॉलेटाइल जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला है। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इस फॉर्मूला में इन्होंने वही बेसिक के साथ मतलब सारे वैल्यू पुट कर दिया। और देखो अगर आपको वैसे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कभी देते नहीं है क्वेश्चन में, और ना दिया हो तो आपको ये वैल्यू एकदम रटी होनी चाहिए, दैट इज 1.013 बार हो जाएगा। ये प्रेशर आपने बिल्कुल फिजिक्स में भी यही पढ़ा होगा, बट उसमें बार की जगह एटीएम रहता था, तो हम क्या लिखते थे 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ एटीएम। ये चीज पढ़ी थी ना 11th क्लास में, वही चीज है। फिर इन्होंने एक एक करके सबकी वैल्यू पुट कर दी और फिर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने मेनली मतलब ये जो पार्ट यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है उसमें तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन किसी किसी केसेस में मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। अगर ऐसे लिख रही हूँ तो भी वो बात बिल्कुल सही है, और ज्यादातर हम इसी तरीके से करते हैं। इस तरीके से भी अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर लगभग लगभग सेम ही आएगा, और कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये वाला आंसर आपका गलत है। तो हो सके तो आप यही वाला एग्जाम में करके आना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सब चीज का मोल्स ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। देखो इन्होंने भी वही करा हुआ है, लेकिन किसी किसी केस में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यही वाला फॉलो करना। फिर उन्होंने बोला हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट इज दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ इतने ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड इतने ग्राम ऑफ ऑक्टेन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया, हमने क्या करा, सबसे पहले मेरा काम होगा मोलर मास फाइंड करना। मेरे को कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आया, मैंने क्या फाइंड करा, मोलर मास फाइंड करा। और मोलर मास फाइंड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है हर क्वेश्चन के अंदर, कि मोल्स फाइंड कर लो। चलो मोल्स फाइंड कर लिए। अब मोल्स फाइंड करने के बाद अब मेरा मेन क्वेश्चन होगा कि करना क्या है। तो देखो प्रेशर से रिलेटेड मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें मेरे को किसकी जरूरत होती है, मोल फ्रैक्शन की जरूरत होती है। तो मैंने सोचा कि चलो मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं। तो मैंने एक एक करके मोल फ्रैक्शन इनका निकाल लिया। 1 माइनस में इससे थोड़ा छोटा स्टेप पड़ जाएगा, तो मैंने वही चीज करी। फिर उसके बाद अब प्रेशर निकाल लिया मैंने, तो नॉर्मली वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। तो वेपर प्रेशर का क्वेश्चन जब मैंने आपको कौन सा डेल्टन लॉ पढ़ाया था, तो डेल्टन लॉ के जो एकदम पीछे वाला लिखा हुआ था इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड वाली एनसीईआरटी में जो 2 लाइन लिखी हुई थी उसमें ये फॉर्मूला लग रहा था, वही फॉर्मूला इन्होंने सेम यहाँ पे यूज करा है, कि जो हमारा पार्शियल मतलब एक चीज का होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। पी टोटल इन्होंने दोनों चीज का अलग अलग दे रखा है, तो हमने वही चीज निकाली, मतलब दोनों का अलग अलग करके और फिर दोनों का ऐड कर दिया, क्योंकि बाद में इन्होंने बोला है वेपर प्रेशर निकालना है पूरे मिक्सचर का। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला ये कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज इतना किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ। फिर अगला पार्ट जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, इतना कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये भी वैसे क्वेश्चन आसान सा ही है, कि सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या निकालेंगे, हम अपना मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकाल लिया तो इन्होंने कहा था कि क्या चीज निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इस मतलब पूरे सॉल्यूशन का निकालना है। तो वेपर प्रेशर हमें पता है कि पी नॉट ए की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता होती है, तो वही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है। और फिर वेपर प्रेशर जो पूरा सॉल्यूशन का होगा वो चीज निकाल सकती हूँ। मैं इसे डायरेक्टली इस स्टेप से भी कर सकती हूँ कि मैंने ये चीज लिखी, फिर पी नॉट लिखा। पी नॉट ध्यान रखना कि हमेशा किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। और यहाँ पे जो मेरा एक्स जो होगा वो सॉल्यूट के ही इक्वल होगा, मतलब इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और फिर निकालो। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है बोर्ड के अंदर। फिर उन्होंने बोला कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मोलर इतना ग्राम डिसॉल्व इन इतना ग्राम ऑक्टेन वेपर प्रेशर ऑफ 80%। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को देखते ही हम क्या चीज लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वही वाला इन्होंने भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा हुआ है। अब ये चीज तो इन्होंने यूज कर लिया। अब ये कहते हैं कि टू 80%, अगर यहाँ पे बाय 80% होता तब तो हम 100 माइनस में 80 करते, लेकिन अब इन्होंने टू टर्म यूज करा है, तो मतलब वो 80% ही है पी नॉट का, यानी जो प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो 80% ही हो जाएगा। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। पी नॉट जो होगा उसकी जगह पे मैं क्या लिख, मतलब पी एस की जगह पे 80% लिख दूंगी। और 80% कैसे निकाला होगा, ऐसे निकाला होगा कि 80/100 मल्टीप्लाई बाय पी नॉट, वही चीज लिखी हुई है। फिर उसके बाद हमें मेन क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वही मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे मूव करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे कितने ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज द वेपर प्रेशर ऑफ इतना केल्विन फॉर द 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, द न्यू वेपर प्रेशर बिकम इतना, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 298 केल्विन। हमें क्या यहाँ पे मतलब निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे भी इन्होंने नॉन वॉलेटाइल लगाया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वही चीज उन्होंने यूज करी है। फिर क्या निकाला, पहले मोल निकाला, दूसरे का मोल निकाला। मोल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन जो होता है इसमें छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करने बैठते हैं तो अच्छा खासा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये बोर्ड में आएगा नहीं क्वेश्चन, ये भी मैं गारंटी से कह रही हूँ कि मतलब ये आएगा नहीं, और इसका आंसर एक बार में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में सॉल्व करती थी। तो ये क्वेश्चन एकदम फेमस क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन मतलब एक बार
बार में सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे फिर भी हम कोशिश करेंगे कि क्या पता हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सॉल्यूट ले रखा है। सॉल्यूट मतलब हमें दो तरह का सॉल्यूशन दे रखा है ना, एक 30 ग्राम वाला, एक 90 ग्राम वाला, उसी तरीके से करेंगे। और जो दूसरा वाला है उसका भी हमें निकालना है। तो पहले वाली की डिटेल हमें पूरी दे रखी है, तो वही चीज हमें लगानी है यहाँ पे कि पहले ये चीज लगाई, ये चीज लगाई। फिर उसके बाद ये कहता है कि हमारा 30 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सॉल्यूट दे रखा है तो हमें तो पता नहीं चलेगा, तो ये चीज है। और उसको किसके अंदर डाला हुआ है, वाटर के अंदर, तो दूसरे का भी लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला। तो हमारा एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन के साथ हम डील करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि हमारा जो, यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे दूसरी जगह पे इन्होंने की गई है, बिल्कुल सेम यहाँ पे वही पुट होगा। और बाद में जाकर के देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इसमें भी निकालना है मेरे को, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इसमें भी निकालना है। अब मास जो होगा, मतलब मास जो होगा वो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो लास्ट की इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे थोड़े आसान से आंसर हो जाते हैं। फिर जाकर के हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। सॉल्व करोगे तो अपने आप हो जाएगा। फिर अब इन्होंने बोला है सेकंड पार्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमबी इन द इक्वेशन। अब देखो मास तो हमारा निकल गया, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या निकालना है, एक तो मास निकालना ही था, सेकंड बात बोला है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 298 केल्विन, यानी वेपर प्रेशर कितना होगा इसी का एट 298 केल्विन पे, ठीक है। तो 298 केल्विन पे निकालने के लिए हमने यहीं पे ये, इसमें भी हमने वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ही फॉर्मूला यूज करा है, जो कि ये होता है पी नॉट बाय पी नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स ऑफ बी आ जाएगा। अब एक्स ऑफ बी के केस में हमें मास तो पता लग गया, ये वाली वैल्यू तो पता लग गया। अब मेनली हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये पी नॉट की ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप इसे सॉल्व करोगे तो वो भी आ जाएगा। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तब भी आपका आंसर कोई गलत नहीं आएगा। आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला यूज करो। फिर ये कहता है कि आप 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 5% ग्लूकोज इन वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना। अब ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या करना है, दोनों के उसको कंपेरिजन करना है और बाद में जाकर के क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। अब 5% सॉल्यूशन ऑफ मास ऑफ केन शुगर, 5% यानी जब भी परसेंटेज का सिंबल हो तो ध्यान रखना कि 5 ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके 100 ग्राम के अंदर। तो टोटल मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 100 ग्राम हो जाएगा। और सॉल्वेंट का निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लो, और डेल्टा टीएफ जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने एक चीज दे रखी है। और प्योर वाला जो होता है वो तो हमें ऑलरेडी पता होता है, दैट इज 273.15 नहीं भी लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज लगा करके दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद डेल्टा टीएफ की जगह पे हम वही पुट कर देंगे। और हमें पता है कि अगर मैं पहले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें देखो जो हमारा पहला इक्वेशन था उसमें तो हमें सब चीज की वैल्यू नोन है, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, दैट इज योर कांस्टेंट के एफ का। और ये के एफ को ही हम क्या कहते थे, कौन सा कांस्टेंट कहते थे, इबुलोस्कोपिक कहते थे या क्रायोस्कोपिक, या आप कमेंट में बताओ। आई थिंक इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह देते हैं। तो के एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, क्योंकि के एफ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यही के एफ की वैल्यू मैं सेकंड वाले में यूज करके यहाँ पे निकाल करके फिर बाकी वैल्यू मेरे को पता थी। और मेरे को मेनली क्या निकालना था, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। तो फ्रीजिंग पॉइंट मैंने ये चीज निकाल दिया। बहुत बच्चे जो होंगे वो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे कि दैट इज, बट ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है हमारा, ये क्या है आपका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने तो परफेक्ट एक फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, तो इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब इनका ये है कि मतलब इस पूरे इक्वेशन में से आपको कहीं ना कहीं जो ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब हम डेल्टा टी एफ को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ना कि टी एफ हो जाएगा, टी एफ नॉट डिप्रेशन होता है तो टी एफ, तो ये जो टी एफ है ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी चीज की वैल्यू निकाले, वही इन्होंने निकाल रखे। फिर आगे मूव करेंगे टू एलिमेंट्स ए एंड बी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, इतने ग्राम दे रखे, इतना इतना लोअर हो जाएगा द फ्रीजिंग पॉइंट इतना, वेयर एज इतना ए बी 4 हो जाएगा लोअर से 1.6। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का हमें क्या चीज निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो वैसे इजी है और आसानी से हो भी जाता है। इसमें देखो हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चीज लगाई, जो हमारी ये नॉर्मली फॉर्मूला हमने वही डेल्टा टीएफ वाला ही है। हमें पता है कि डेल्टा टीएफ जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी के इक्वल हो जाता है। तो हमने क्या करा कि पहले मोलैलिटी निकालने की कोशिश की यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज निकाल रहे हैं, मोलैलिटी निकाल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि चलो ये तो निकल जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने मोलैलिटी तो निकाल ली, एक तो मोलैलिटी निकाली है इन्होंने MaB2 की, और जो दूसरा वाला है वो भी उसी की निकाली हुई है। लेकिन देखो यहाँ पे ग्राम पर मोल था और ये आसानी से निकल भी जाएगा। अब इन्होंने मेन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मोलैलिटी तो दोनों चीज की निकाल ली है। अब कैसे मैं फाइंड करूंगी, तो जो पहले AB2 है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो AB2 को निकालने के लिए हमने क्या करा, A प्लस में 2B, क्योंकि इसमें 2 यहाँ पे दे रखा था और यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 आ जाएगा। अब ये चीज नहीं लिखी हमने, तो मोलर मास जो है वो उसको डायरेक्टली हमने किसके इक्वल कर दिया, जो भी हमने यहाँ पे फाइंड करा था। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि मोलैलिटी हो चाहे आपका क्या हो, मोल
मोलैरिटी हो या फिर मोल हो, मतलब किसी किसी टर्म्स में ये तीनों चीजें जो होती है वो बिल्कुल सेम सी हो जाती है। और जब सेम होगी तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एटॉमिक मास ले लिया, ये भी एक तरह के मोलर मास है, तो इसका मोलर मास और ये जो मोलैरिटी वाला मोलर मास है वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। फिर मैंने इक्विवेलेंट करने के बाद फिर तो आसानी से हम दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपने मैथ में पढ़ा हुआ है उस वाले मेथड से निकाल करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही ए और बी की वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ए ये हो गया, एटॉमिक मास ऑफ बी हमें तो वैसे ए बी बोला था, किसी किसी क्वेश्चन में बोल देते कि एम ए बी टू, मतलब ए बी टू पूरा फॉर्मूला लगाओ तो आप वैल्यू पुट करोगे वैसे आंसर आ जाएगा। फिर ये कहते हैं एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज जितना बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो हमें पता है पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, हमसे क्या पूछा है इन्होंने, डायरेक्ट की सी निकालो, तो सी तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। हमें आर की वैल्यू पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट की, टेम्परेचर की वैल्यू पता है, और जो पाई है वो वाला प्रेशर भी दे रखा है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। बट अब ये सेकंड केस में पूछता है व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो हमने कंसंट्रेशन तो लिख दिया। अब कंसंट्रेशन लिखने के बाद मतलब पहले पार्ट का तो कंसंट्रेशन हमको मिल गया क्योंकि हमें सब चीज गिवन था, 36 ग्राम और ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं गिवन थी। अब लेकिन दूसरे पार्ट का जो होगा वो कहीं ना कहीं हमें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो देखो ये इन्होंने इतने स्टेप में फॉलो करा है, लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आर टी आ जाएगा इज इक्वल टू सी आर, यहाँ पे T1 ले लो, यहाँ पे T2 ले लो, यहाँ पे C1 ले लो, यहाँ पे C2 ले लो, R दोनों वैल्यू सेम होगी। अब हमें कंसंट्रेशन सेकंड का निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पहले के केस में कंसंट्रेशन था, ठीक है, वो वाला कंसंट्रेशन और सेकंड वाला कंसंट्रेशन, मतलब वही वाला कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यू आई, C मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन, जो भी चीज उन्होंने ले रखा है बार के हिसाब से, इन्होंने भी डायरेक्टली डिवाइड कर रखा है, आप इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर जो होगा वो सही आ जाएगा। मतलब सेकंड का हमें मेनली क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, तो वही चीज इन्होंने भी करा हुआ है। फिर ये कहते हैं सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स, यानी मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करा होगा तब भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे, तो कोशिश करके खुद कर सको, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में जरूर बताऊंगी आपको क्योंकि है ये थोड़ा टफ। बेस्ड ऑन द सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन, यानी कि एन ऑक्टेन के अंदर कौन जो है वो तेजी से सॉल्युबल होगा, कौन जो है वो एकदम धीरे धीरे सॉल्युबल होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इन सारे मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, नॉन पोलर, और केसीएल के अंदर कौन सी होगी, आयनिक होगी, क्योंकि ये देखो KCl इज एन आयनिक कंपाउंड जबकि एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर। अब देखो एन ऑक्टेन तो आपका नॉन पोलर हो गया, ये तो ऊपर वाला कैसा हुआ, नॉन पोलर हुआ, तो दूसरा वाला भी नॉन पोलर है तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन KCl कैसा हुआ, आयनिक, ये नॉन पोलर, तो ये थोड़ा सा डिसॉल्व होने में टाइम लगाएगा, हेंस KCl विल नॉट डिसॉल्व, या तो लगाएगा भी टाइम तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन अब इन्होंने टेम्परेचर का तो कोई सीन दिया नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, विल नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होगा। फिर अगला देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होता है उसके अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, पोलैरिटी वाली बॉन्डिंग होती है, और हमारा अल्कोहल हो चाहे ये वाली चीज हो, ये दोनों के अंदर पोलैरिटी बॉन्ड होती है। लेकिन ये कहता है कि जो साइनाइड है वो थोड़ा सा कम पोलर इन नेचर है, इसलिए ना, क्योंकि अल्कोहल के अंदर टेंडेंसी है क्या फॉर्म करने की, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इसलिए ये ज्यादा पोलर होगा। इसलिए एन ऑक्टेन जो होता है वो नॉन पोलर होगा, तो इसका विल डिजोल्व मोर देन दिस वन, मतलब इसकी पोलैरिटी, अब देखो ज्यादा पोलर नेचर हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है अल्कोहल वॉल के अंदर, और ये जो साइनाइड है उसके अंदर थोड़ा सा कम प्रेजेंट है, तो जो कम नेचर इन पोलर होगा वही तो अच्छे से डिसॉल्व होगा ना एन ऑक्टेन के अंदर, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, वही चीज लिखा हुआ है। अब इसी के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस पर अरेंज कर लिया है, आप खुद से करना। फिर इन्होंने बोला अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई द इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल, ये भी बिल्कुल सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, वैसे तो है ये एकदम इजी सा कि कौन किसमें डिसॉल्व होगा, कौन पोलैरिटी होता है, ये आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। If the density of some lake water is इतना and contains इतना ग्राम ऑफ Na positive, calculate the molality of Na positive, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालने के लिए वही नंबर ऑफ मोल्स पर मास ऑफ वाटर हो जाएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, ऐसे लगता है वर्डिंग देखे कि टफ सा होगा, लेकिन उतना टफ नहीं है। बस इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप ये ध्यान रखना कि Na पॉजिटिव दे रखा है, तो मॉलिकुलर मास निकालते वक्त आप सिर्फ किसका निकालोगे, Na का ही निकालना, ये नहीं कि आप पूरे एक मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो, ऐसे नहीं। फिर हम बोले कॉपर सल्फाइड हो जाएगा इतना, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द कॉपर सल्फाइड इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी मैक्सिमम मोलैरिटी जो होगी वो इसकी कितनी होगी। तो हम जब 11th क्लास में थे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो हम ऐसे पढ़ते थे कि कॉपर सल्फेट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो सॉल्युबिलिटी वाला एक कॉन्सेप्ट रहता है लास्ट में, वहीं पे हम ये पढ़ते थे कि कॉपर सल्फेट को पहले क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी, अगर मान लो यहाँ पे मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉपर के आगे 2 लगाती तो यहाँ पे 2s आता, लेकिन नहीं है तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और KSP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ पे एंटर करा, ये दोनों जो होगा वो S² बन जाएगा। S² बनने के बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक का दे रखा है यहाँ पे कि एक का कितना होगा, तो इन दोनों का कितना होगा वो मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, और हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल दिस
एंड दिस एंड डिजॉल्व इन दिस। तो देखो एस्पिरिन का नाम सुन के ये फॉर्मूला तो आपको वैसे याद नहीं होगा, लेकिन एस्पिरिन का हमें स्ट्रक्चर तो याद है, जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। वही सेम स्ट्रक्चर जो होगा वो आप याद करके यहाँ पे मतलब वो स्ट्रक्चर बना लेना, और फिर उसमें कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन ऐसे करके कर सकते हो। वैसे तो ये देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, अगर किसी केस में ना दे तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि हमें मेन क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मास परसेंटेज निकालना है। और मास परसेंटेज जो होता है किसी भी चीज का क्या होता है, एस्पिरिन का बोला हुआ है, तो यानी जो मास होगा किसका, एस्पिरिन का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके लिए सबसे पहले मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए अब इन्होंने वैल्यू तो डायरेक्टली हमें दे ही रखी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले हमने निकाल लिया। और मास ऑफ एस्पिरिन जो होता है वो भी हमें डायरेक्टली, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज बोला तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फिर अगला हो जाता है नेरोप्रीन। अब देखो इसका नाम नहीं सुना तो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, सिमिलर टू द मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम इन नार्कोटिक डोज ऑफ नेरोप्रीन जनरली गिवन इज इतना, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस एक्वा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। यानी इसको कितना हमें एक्वा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, मास जो हमारे रिएक्शन जो होगा पूरी तरीके से हो जाए। तो ये वही कह रहा है कि देखो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ इतना मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन। इसमें वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। देखो मोलैरिटी से रिलेटेड हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो वही चीज है, ये है तो वही चीज। अब इन्होंने बोले कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, यानी कि हमें मास क्या निकालना है, वो भी किसका मास निकालना है, सॉल्यूशन का। तो मास तो सॉल्यूशन का हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर मेरे को डेंसिटी दी रहती, तो डेंसिटी तो दी नहीं है। फिर मैं कैसे करूंगी, तो फिर मैं सबसे पहले स्टेप ये करूंगी कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में सबसे इजी मेरे को क्या दिखा, मॉलिक्यूलर मास दिख गया। फिर इसके बाद जब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, फिर मैं देखती हूँ कि अपना फिर मोल भी निकाल लेता हूँ। मोल को निकालने के लिए थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो ये वही कहते हैं कि 1.4 जो हमारा ये है नेरोप्रीन जो है, उसको मतलब निकालने के लिए हमें कितना लगता है, मतलब 311 ग्राम जो है वो किसी एक का प्रेजेंट होगा। अब मेरे को 1.5 का निकालना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई वही कर दूंगी। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो मास ऑफ पूरे सॉल्यूशन का निकालना है। तो ये तो हमने किसके यहाँ पे मतलब जो ग्राम निकाले वो तो किसके निकाले, सिर्फ इसके निकाले। अब सॉल्यूशन का निकालना है, तो 1000 ग्राम प्लस में क्या कर दूंगी मैं, जो दूसरा वाला ग्राम है वही चीज मैंने की। फिर ये चीज यहाँ पे निकाल ली। फिर मास मतलब हमारा ये टोटल मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया। और मास ऑफ द सॉल्यूशन तो हमें चाहिए था किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। अब ये कहते हैं कितने ग्राम ऑफ नेरोप्रीन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि अब इतने ग्राम का, बाद में इन्होंने ये बोल दिया कितने ग्राम का निकालो, इतने ग्राम का निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा ये यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आई होगी उसी वाली वैल्यू से, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेनली ये भी कहीं ना कहीं मास परसेंटेज की बात करें, क्वेश्चन इजी है। फिर उन्होंने बोला कैलकुलेट द कंपाउंड ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इतने एमएल ऑफ इतना मोलैरिटी सॉल्यूशन। अमाउंट बोला है, तो अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि ये पक्का ही पक्का किसी बात कर रहे होंगे, मास की बात कर रहे होंगे, तो ये मास की बात करते हैं। अब इन्होंने वैल्यू देखो, वॉल्यूम दे रखा है तो इसका मतलब मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, और ये मोल भी दे रखा है तो मोल तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो मास को हमने एक साइड कर दिया, जो कि हमें क्या निकालना था, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, और मोलैरिटी इस साइड को आ जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और मोलर मास इधर चला जाएगा। तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, वॉल्यूम हमें गिवन है, मास हमें गिवन है, इजी सा क्वेश्चन है। फिर इन्होंने बोला डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। यानी अब ये कहते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, तो मैं ये बता दूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट के, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर अब हम ये कहते हैं कि ये जो इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला। इस वाले में से भी ये रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव तो होगा, लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा भी होगा। छोटा होगा तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, इन्होंने बोला है ये तेजी से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि हम देखो जिसका साइज छोटा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ये चीज ज्यादा होगी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये होगा। अब इन्होंने पूरा रीजन दिया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और साथ में फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, तो बहुत तेजी से आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और जितनी तेजी से आयंस का फॉर्मेशन करेगा उतना ही क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो ऐसे करके हम इसका रीजन लिख सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इतने ग्राम इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, के हमें इतना दे रखा है, के एफ हमें इतना दे रखा है। तो सबसे पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, मोल्स फाइंड कर लो। फिर ये कहते हैं कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन निकालना है हमें किसके अंदर, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। अब डिप्रेशन निकालने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बाद में डेल्टा टी एफ निकाल रखा है, यही चीज हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें वैल्यू तो होनी चाहिए। तो अब अगर मैं पहले जैसे इन्होंने बोल दिया डिप्रेशन निकालना है, तो डिप्रेशन निकालने के लिए मेरे को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को ये सारी वैल्यू चाहिए, एक तो के की वैल्यू चाहिए और एक मोलैरिटी की। तो के की तो इन्होंने वैल्यू दे रखी है कि के एफ की ये वैल्यू है, लेकिन मोलैरिटी कैसे फाउंड करूंगी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 10 ग्राम ये भी दे रखा है, इतने ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने अपना मोल्स फाइंड कर लिया। मोल्स फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करा, मोलैरिटी, क्योंकि सब चीज गिवन था क्वेश्चन में। फिर ये कहते
कहता है कि ये चीज तो आपने कर ली, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक नेचर क्लोरीन दे रखा है ना, तो क्लोरीन जो होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, और जैसे ही आयनिक नेचर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो वैसे हम क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। अब आई निकालने के लिए फिर हमें सारा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने ये चीज जो है वो बहुत सारे स्टेप में की है, लेकिन आप हमेशा याद करके जाना कि अगर 1 मोल की बात कर रहे हो तो हमारा जो डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है वो Ka=C लगता है डायरेक्टली। ठीक है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम भी बर्बाद होगा आपका। फिर अल्फा हम निकालेंगे यहीं से √Ka/C जैसे इन्होंने निकाला, और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप मोल के हिसाब से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सी ले लिया, फिर 0 0 ले लिया, सी ले लिया, 1 माइनस में अल्फा यहाँ से कम होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी अल्फा इसमें, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अगला जो होता है वो वन टाइप फैक्टर होता है। अब देखो डिसोसिएशन के लिए फिर अगेन इन्होंने इतना बड़ा स्टेप करा, जबकि कोई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको डिसोसिएशन के केस में, जब मैंने आपको एनसीईआरटी रीड करवाई थी, तब भी अपने लेक्चर में बताया था कि डिसोसिएशन जो होता है वो कैसे निकालेंगे, दैट इज और अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, I-1, और यहाँ पे n-1 हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, आई फाइंड कर लोगे, तो इस पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना। एक बार मैं आपको एसोसिएशन का भी बता देती हूँ। तो अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I-1, और 1/n-1, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये ध्यान रखना एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। बच्चों अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आता है तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना, ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आप देख सको। फिर मैं बोला है कि इतने ग्राम ऑफ इन द वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ है, लेकिन अगर आप मेरे मेथड से करोगे तो ये है कि आपका थोड़ा सा जल्दी आंसर निकल जाए, और लेकिन ये गारंटी है कि सही निकलेगा। और मेनली ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के क्वेश्चन में ज्यादातर ये वीक वाले एसिड ही देते हैं, तो उसमें तो एक ही आयन का फॉर्मेशन होता है, तो वो चीज फिक्स है। फिर इन्होंने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट इतना केल्विन व्हेन इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें इतना दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि जब मैं 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है उसको अगर मैं 450 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देती हूँ, तो मतलब किस तरीके से चेंज होगा वो मेरे को देखने को मिलेगा। तो पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखी, अब ये वाली वैल्यू लिखने के बाद फिर मैंने वही वेपर प्रेशर जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो, और फिर पीएस की वैल्यू निकाली, क्योंकि इन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछा है 293 केल्विन। वाटर इन द सेंस दे आर टॉकिंग अबाउट कि वेपर प्रेशर किसका निकालना है, आपके सॉल्यूशन का। बिल्कुल वैल्यू ही पुट करनी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर इन्होंने बोला हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। आगे मूव ऑन करेंगे। 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये थोड़ा सा लग रहा है, देखते एक बार पढ़ के कि कितना टफ है ये। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर मास, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। अगर टोटल वेपर प्रेशर अगर हमारा इतना चला जाता है तो कितना होगा। देखो इन्होंने पहली बात क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछते हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी पी नॉट ए की बात करें, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, यानी पी उसका सॉल्यूशन बोला है ना, तो पीएस नहीं आएगा। फिर क्या पूछ रहे, पी ए पूछ रहे। ठीक है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, टोटल वेपर प्रेशर हमें दे दिया है, तो हमें पता है कि पी टोटल किसके इक्वल हो जाता है, पी ए प्लस में पीबी। तो अगर मेरे को पीबी और पी ए के टी के बारे में पूरा डिटेल पता है तो पी ए इजिली निकाल सकती हूँ, तो पीटी तो इन्होंने ही दे दिया, लेकिन जो पी बी है वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब जितने भी कैलकुलेशन होंगे हम पीबी के बेसिस पे करेंगे। तो हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला दोनों के, जैसे कि हमें डिटेल्स में दे रखी थी, तो हमें पता है कि पीबी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो वही मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पे फिर निकालूंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो चीज मैंने निकाली। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद मैंने पी ए को यहाँ से कैलकुलेट करा, पी ए को कैलकुलेट करने के बाद मेरा मतलब पी ए जो है वो तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पी नॉट ए तो मेरे को नहीं पता। तो मैंने इसी फॉर्मूला को फिर इसमें वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद पहले मैंने पी नॉट ए निकाला, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाला। इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी बोर्ड में भी नहीं आता, ना आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप इसको लीव कर सकते हो। फिर हम बोले बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन इज इतना केल्विन, इतना इतना इतना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इतने ग्राम मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन, यानी कि बाद में जाकर के इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, ये चीज उन्होंने पूछी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मॉलिक्यूलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर मास लिखने के बाद उसका मोल्स निकालो। तो हमने वही मोल्स निकाला दोनों का, चाहे आपका बेंजीन हो चाहे आपका हेप्टेन हो। हेप्टेन दे रखा है, क्या दे रखा है, टुलीन। हाँ, तो एक टुलीन होगा तो टुलीन दोनों का हमने क्या निकाल दिया, आपका मोल्स निकाले। मोल्स निकालने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप इसके मोल फ्रैक्शन निकालो। अब मेरे को ये कैसे पता चला कि मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद इतना। तो पहले नॉर्मल वाला मोल फ्रैक्शन निकालूंगी जो कि लिक्विड के अंदर था। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद फिर अब ये बोलते हैं कि वेपर फेज में कितना होगा। वेपर फेज का फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नॉर्मली क्या हो जाता है, वेपर फेज का फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू वाई ए मल्टीप्लाई बाय दैट इज अ पी टोटल। ठीक है, तो पी टोटल हमने यहाँ पे कितना ले रखा था, पी ए यहाँ
यहाँ पे वाई ए तो हमने निकाल लिया, ठीक है, वाई ए निकाला, साथ में हम यहाँ पे क्या चीज निकाल रहे हैं कि वाई ए निकाल लिया हमने, और पी नॉट ए जो होगा वो शायद आई थिंक आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ दे रखा है क्वेश्चन में, तब तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज निकाल लो। अब ये चीज निकालने के बाद अब इन्होंने क्या पूछा था एट लास्ट कि अब जो इनका मतलब मेन जो ये तो प्रेशर निकल गया, प्रेशर निकलने के बाद जो इनका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन कितना होगा इन सारे बेंजीन का अपने ही वेपर फेज के अंदर, तो वो चीज फिर इन्होंने यहाँ से निकाल रखी है कि कितना होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रखा है, फिर इसको आपस में कैलकुलेट करके इसको निकाल लो। फिर ये कहता है कि द एयर इन द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन नाइट्रोजन विद अप्रॉक्सीमेट इतना परसेंट बाय द वॉल्यूम। ये देखो क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, और ये क्वेश्चन देख करके ही बच्चों को डर लगने लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन खुद देख लो इसकी लेंथ कितनी कम है, यानी ये सॉल्यूशन इसका ईजी है। एयर है मिक्सचर गैसेस जिसमें हमारे कंपोनेंट दे रखे हैं 20%, 79% बाय वॉल्यूम, द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर ऑफ 10 atm एट 298 केल्विन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेस, हमें क्या निकालना है कंपोजिशन, चाहे आपको कंपोजिशन पूछे चाहे आपको सॉल्युबिलिटी पूछे, बट वो कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो जैसे ही इन्होंने परसेंटेज दिया तो हमारा सबसे पहला काम क्या बनता है कि हम इस परसेंटेज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट का सिंबल हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और फिर मैं बोला वाटर इन इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर, एयर के साथ इक्विलिब्रियम है कब, जब उसका प्रेशर 10 atm का होता है, तो हम इसे 10 atm से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें उन्हें पहले ही मेंशन करा, तो दोनों के केस में बिल्कुल यही सेम मेथड अपनाएंगे। फिर उसके बाद ये कहता है कि हमारा KH जो है वो इतना दे रखा है, दूसरा KH हमें इतना दे रखा है। अब ये कहता है कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ये हो जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका N2, सारी वैल्यू गिवन हो रखी है। अब आप डायरेक्टली इसमें क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। इसमें इनका मेन क्वेश्चन मतलब ये क्या चाहते थे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए 10 atm का वो देख करके, लेकिन है क्वेश्चन इजी। फिर उन्होंने बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व इन दिस सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर जितना। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है। टेम्परेचर जो होता है, देखो टेम्परेचर को हमेशा ध्यान रखना कि इसके केस में आप इसमें कन्वर्ट करके लिख रहे हो, केल्विन में कन्वर्ट करके लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आर की वैल्यू है वो भी आप इसी से रिलेटेड लिखोगे, वही चीज है ये। बस इस वाले में आपको ये डाउट हो सकता है कि मॉलिक्यूलर मास के वक्त तो आपने 2 निकाल दिया, लेकिन अब इन्होंने तो यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखी है, और अगर आई की वैल्यू नहीं भी दी रहती तब भी आप आई की वैल्यू जरूर लगाते, क्योंकि आप जब इसके आयंस फॉर्म करोगे ना तो ये 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल निकलेगा, इसी की वजह से इसका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो ये चीज है, इन्होंने डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर इन्होंने बोला डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। हमें अज्यूम करना है कि ये जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो अब देखो इन्होंने बोला हुआ है कि हमें क्या लेना है, K2SO4 लेना है। तो सबसे पहले K2SO4 दे रखा है 25 मिलीग्राम दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम क्या होगी, बड़ी वाली वैल्यू होगी, बड़ी वाली वैल्यू होगी तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप 1000 कर दोगे, 1000 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ये कहते हैं इन 2 लीटर, ठीक है 2 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये कहता है अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, हमें क्या निकालना है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई की वैल्यू निकालनी है, सीआरटी के जो इक्वल होते हैं इस वाले पाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए ही इन्होंने स्टेप फॉलो करा, लेकिन कंसंट्रेशन निकालने से पहले इन्होंने आई को थोड़ा सा डिसॉल्व करने की कोशिश करी है, मतलब दिखाने की कोशिश करी है कि इसमें आई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने ये ले रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, यानी आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद इसके 2 मोल्स होगी, क्योंकि 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जब भी मैं बात करती हूँ तो जो के आगे लगा हुआ है SO4 के आगे या K2SO4 के आगे लगा हुआ है वही लेंगे। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा आपका 3 चला जाएगा, एंड बिफोर डिसोसिएशन आपका कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आंसर निकाल लो। ये वाला चैप्टर तो आपका होता है खत्म। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पे फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच द डिस्प्लेज ईच अदर द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। मतलब इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि मतलब कोई सा भी मेटल जो होता है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। तो पहले तो अपने टाइम में ये वाली सीरीज याद करी थी आपने, एनसीईआरटी से याद करा होगा, और ऐसे याद करी थी मैंने लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, स्ट्रोंशियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। हमें पता है जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको कहा था कि जो ऊपर वाले कंपाउंड होते हैं, जो ऊपर वाले सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो हमेशा नीचे वाले को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। यानी हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर ये बिल्कुल टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट है उनको वो डिस्प्लेस कर दे। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा ऊपर लाई करे, और सबसे ज्यादा ऊपर क्या लाई करेगा, ये सीक्वेंस याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करके ले जाओगे। और इसमें आप ध्यान रखना कि वो भी मैंने आपको सिखाया था कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा होता है और नीचे जाने पर क्या चीज बढ़ता है क्या चीज घटता है। ये चीज अगर आपको जानना हो डिटेल में तो ये पूरा लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है, और ये चीज है भी इंपॉर्टेंट। वैसे भी मैं अभी आपको बेसिक बता देती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जो चीज जितनी ऊपर है उसकी वैल्यू जो होगी वो उतनी नेगेटिव
नेगेटिव दे रखी होगी, और जो चीज जितनी ज्यादा नीचे है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी होगी, पॉजिटिव दे रखी होगी। और जिसका नेगेटिव करेक्टर ज्यादा होता है यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसका फिर कौन सा करेक्टर अच्छा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वाला करेक्टर अच्छा होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वाला करेक्टर अच्छा होगा तो वो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइज कोई सी चीज हो रहा है तो वो हमेशा एक्ट करता है ऑक्सीडेंट की तरह। तो मैंने यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी में 3 टर्म बता दिया, एक ऑक्सीडेंट, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आपका ऑक्सीडेशन। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह कौन कौन सी लीड करते हैं। फिर अगला पढ़ेंगे गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। हमें डायरेक्टली इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल दे रखा है और पूछा हुआ है कि किसका ज्यादा होगा। फिर कहता है इन दी मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। अब इन्होंने रिड्यूसिंग, ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पूछता है बोर्ड, और इस बार भी वो पूछेगा ही। अब देखो रिड्यूसिंग पावर बोल दिया तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ। और जब मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात की तो देखो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हो तो हमेशा पहले चेक करो कि ये एसआरपी वैल्यू है या नहीं। एसआरपी होना इनका बहुत जरूरी है, और नहीं है तो उसका साइन चेंज करके उसको पहले एसआरपी बनाओ। अब एसआरपी अब ऑक्सीडेशन किसका अच्छा होगा, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। अब इन सब में से सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा वाला नेगेटिव 2.93 आई थिंक, तो 2.93 का सबसे ज्यादा होगा, फिर इससे थोड़ा कम नेगेटिव, फिर उससे थोड़ा कम नेगेटिव, और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो कम होगी। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने सीरीज में ही आपको बताया था कि ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन ऊपर सबसे ज्यादा जो होता है वो कहीं ना कहीं किसका होता है कि जो अच्छे से ऑक्सीडाइज कर ले, और नीचे आते आते ये चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगले वाले पॉइंट पे बढ़ेंगे, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच दिस टेक्स प्लेस फॉर द व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो मैंने आपको बताया था, देखो अब इन्होंने एजी पॉजिटिव डाल दिया, हमने कॉपर के साथ पढ़ा था, बट सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट बदल चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आई नो यहाँ पे एक और वो सॉल्ट ब्रिज का भी फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट ब्रिज ये भी आएगा, सॉल्ट ब्रिज बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या होता था कि नॉर्मली जिंक जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज करता जाता है। जब रिलीज करेगा तो इसका सरफेस क्या होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, और बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिर आगे की तरफ शिफ्ट कर देता था, कहाँ पे, कॉपर की तरफ। यहाँ पे सिल्वर दे रखा है, बस यही डिफरेंस है। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, यहाँ पे जिंक के ऊपर होगा। एनोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज की तरह एक्ट करेगा। फिर द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल इज, करंट कौन कैरी करके ले जाएगा, डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर ये कहते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब हर एक इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले पे क्या होगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन है तो एनोड पे होगा, और रिडक्शन है तो कैथोड पे होगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें हमारी ये सारी की सारी रिएक्शन होगी, वो वाली हमें थोड़ी सी मेंशन करनी है। अब देखो यहाँ पे तो नॉर्मली लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अब इन्होंने डायरेक्टली वैल्यू भी दे रखा है। इसमें भी आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, जब भी आपको ये डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले एसआरपी में चेक करो, एसआरपी में है तभी वो फिर आगे होगा। अब देखो कैथोड हो गया और एनोड हो गया, ये डिफरेंस तो आप आसानी से कर लोगे। एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में, या फिर आपके बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगा। अगर मान लो एक चीज पॉजिटिव है, कैथोड है एनोड है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है हमें, एक चीज नेगेटिव दे रखी है, दोनों ही नेगेटिव दे रखी है, और एक चीज में है कि हमारा कैथोड जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस केस में कैथोड और एनोड, तो इसमें नॉर्मली कैथोड माइनस में एनोड होगा, नॉर्मली जो होता है इसमें कैथोड और मतलब कैथोड या फिर कैटायन बोल लो, तो कैटायन जो होगा इसमें नेगेटिव चार्ज दे रखा है और एनोड का भी नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो इस सब में से मैं किसको वैल्यू, अगर मान लो ये -70 दे रखा है और ये वाला जो है -64 दे रखा है, तो इन सब में से मैं किसको पहले टेंडेंसी दूंगी, तो इस केस में मैं एनोड को दूंगी, ना कि कैथोड को। और नॉर्मली ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है तो इसमें भी मैं किसको दे रही हूँ, कैथोड को। ये डायरेक्टली फॉर्मूला, ये डेल्टा जी के जो 3-4 फॉर्मूले होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। एक तो -NF नॉट सेल, एक ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, -2.30 R2 और log Kc। ये थोड़ा सा, अब देखो इन्होंने नेगेटिव साइन लगाया तो इसका मतलब कैसे रिएक्शन होगा, फिजिबल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला था, आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। अब यही चीज इन्होंने डायरेक्टली लिखी हुई है, और एंटी लॉग को देख के डरना नहीं है। अगर एंटी लॉग आपके पेपर में आया तो वो बोर्ड जो होगा उसकी वैल्यू देगा, और नहीं देगा तो फिर आप एंटी लॉग तक भी करके आओगे तो भी वो आपको नंबर दे देगा। फिर इन्होंने बोला नर्स्ट इक्वेशन, सबसे फेमस क्वेश्चन। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे 100% क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में, तो ये नर्स्ट इक्वेशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तो एकदम टिप्स पे आपके होने चाहिए। अब नर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन लिखूंगी, सबसे पहला स्टेप की रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिखने के बाद ये देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो चीज हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब देखो ये वाली जो रिएक्शन का जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया वो तो सबको याद होता है, लेकिन मैं इसमें भी एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको कि मेरे को क्या पता चलेगा कि किसको ऊपर ले रहा है किसको नीचे ले रहा है। तो हमारे टाइम पे सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि इसको कुछ भी नहीं करना होता है, तुम सिर्फ एक ये टारगेट रखो कि हमेशा ऊपर तुम्हारा क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, और नीचे की तरफ तुम्हारा क्या आएगा, हमेशा रिएक्टेंट आएगा। ऐसे करके उन्होंने बताया था, और ये चीज हमेशा वैलिड होती है। और प्रोडक्ट में जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो प्रोडक्ट में इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर पे तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव बाय रिएक्टेंट आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हमारा ये तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब ये जितने भी पार्ट है वो एक एक करके सारे सॉल्व कर लेना, और आपको ये है कि नर्स्ट इक्वेशन तो अच्छे से आनी चाहिए। फिर बोले इन द बटन सेल widely used in the watches device the following reactions has been
बी टेक प्लेस डिटरमाइन द डेल्टा जी आर डॉट एंड ई डॉट। और अब इन सब की हमें क्या निकालनी है, मेनली वैल्यू निकाले। आप ये सोचोगे इसमें वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन आगे इन्होंने चैप्टर में मेंशन करा है, वहीं से इन्होंने पूरी वैल्यू ली होगी। तो ये नॉर्मली पहले हमने ये रिएक्शन करा, अब इन्होंने ये एनोड कैथोड का अलग अलग करके दिखाया। आप एक साथ ये रिएक्शन लिखो, फिर अपने आगे के स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। ई कैथोड की वैल्यू पीछे ही दे रखी होगी, ई एनोड की भी पीछे दे रखी है, डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाया ई नॉट सेल के टर्म्स में, फिर हमें क्या कर दिया, डायरेक्टली आंसर निकालिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बिन पढ़े ही आपको समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन का डायग्राम देखिए, मैं समझ गई कि ये पूछ क्या रहा है, लेकिन आप पढ़ लेना एग्जाम में, मैं तो देख के समझ गई। देखो ये क्या कहता है कि हमारे पास दो चीजें, एक तो स्ट्रॉन्ग ले रखा है, एक मैंने वीक ले रखा है। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले रखा है उसका अगर मैं डायल्यूशन करती हूँ तो इतना ज्यादा जो हमारा मोलैरिटी का इफेक्ट है वो नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर मैं किसी वीक वाले का करवाती हूँ ऑन डायल्यूशन, किसी भी वीक वाले एसिड का करवाऊंगी, तो उसकी सॉलिबिलिटी जो होगी वो बहुत तेजी से एनहेंस होगी। तो वही चीज लिखी हुई है। अब इन्होंने ये लिखा होगा कि जो आयन, मतलब इसके आयन आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन इसके आयन उतने आसानी से घुलते नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में कंपैरिजन करा होगा। और एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी का भी बताऊंगी कि अगर आपसे बोले कि हमने क्या कर दिया, किसी भी वीक एसिड को लिया और उसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने से क्या होगा कि सारे हमारे पूरे सॉल्यूशन के अंदर आयंस बिखर जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमारे आयंस बिखर गए, तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो कहीं ना कहीं क्या हुए कि डिक्रीज। पूरे सॉल्यूशन के अंदर पूछे तो इंक्रीज हुए, लेकिन अगर एक यूनिट में पूछ ले तो वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि अब आयन का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ सा गया ना। तो एक यूनिट में पूछे तो वो चीज डिक्रीज होगी, लेकिन पूरे का पूछे तो वो चीज इंक्रीज होगी। जब मैंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन आया था, और इसे मैं करीब एक पेज का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आई थी। अब आई डोंट नो कि मेरे को कितने नंबर मिले इसमें, लेकिन आई थिंक कि अच्छे ही मिले होंगे। फिर उन्होंने बोला द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलैरिटी सॉल्यूशन केसीएल है 298 केल्विन। ये भी डायरेक्टली आंसर है कि मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगा और डायरेक्टली ही आपका आंसर निकल जाएगा। टफ उतना क्वेश्चन है नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इन दिस। अब देखो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इन दिस। देखो अब इन्होंने इतना बड़ा सा क्वेश्चन करा है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी दिखाया था कि जी स्टार जो होता है किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है, दैट इज योर रणवीर कपूर। और जी स्टार जो होगा वो आपका सेल का कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आर लिखो फिर के लिखो, और हमें एक चीज पता है कि जो हमारा के होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/r के इक्वल हो जाता है। अभी इन्होंने थोड़ा सा वही चीज एकदम खोल के लिखी हुई है, तो वो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगेगा। और ये क्वेश्चन भी मेरे टाइम में आया था। फिर इन्होंने बोला है कंडक्टिविटी। अब ये क्या कहता है कंडक्टिविटी, ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं बोर्ड पूछेगा। फिर इन्होंने बोला कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी इफ इतना एसिटिक एसिड, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमसे क्या पूछ लिया इन्होंने, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। अब कांस्टेंट पूछा है तो कांस्टेंट के नाम सुनते ही मेरे को क्या याद आ गया कि के के टर्म्स में कुछ पूछ रहा होगा, है ना। अब देखो पहले एसिड है कि बेस है, तो एसिड है तो के टर्म्स में पूछ रहा होगा। अब के कॉन्सेप्ट से मैं आप देखो कनेक्ट करती हूँ, बिना आंसर देखे मैं इसको कनेक्ट करती हूँ क्वेश्चन को कि मैं मतलब कैसे निकाल सकती हूँ। अब के को पीछे पूछा है तो मेरे को अल्फा पता होना चाहिए। अब देखो अल्फा दे रखा है इन्होंने, मोलैरिटी दिया है, ठीक है। साइमन के की वैल्यू, ये वाली के की वैल्यू हो गई। फिर ये आपका जो आपका एक तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला भी दे रखा है और नॉर्मल डाइल्यूशन वाला भी दे रखा है, तो हम अल्फा पहले निकालेंगे। और अल्फा की वैल्यू हमने अपने टाइम में पढ़ी थी कि ये किसके इक्वल हो जाता है, एम हो जाएगा बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू होती है सी अल्फा का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी चाहिए, तो इन्होंने मोलैरिटी भी डायरेक्टली दे रखा है। देखा, इतने ही कंसेप्ट से मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो बस कैलकुलेशन ही बची हुई है। अब इन्होंने यही स्टेप 10 में कर रखा है, तो कोई वो नहीं होता। बस ये देखना लेना कि अगर वीक एसिड दे रखा है तो 100% यही सॉल्यूशन से सॉल्व होगा। पूरा ये इतना ज्यादा मोल को मतलब डिफाइन करके नहीं लिखना होता, आपको डायरेक्टली आंसर निकालना होता है। फिर ये देखो 1 मोल ऑफ दिस एंड दिस, तो इसमें इस वाले में आप एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि जितना भी इन दोनों के बीच में, यानी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम के बीच में डिफरेंस होगा, उस हिसाब से हम उतना ही फेराडे लगाएंगे। आप देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम के 0 पावर पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 फेराडे लगा दिया। अब ऐसे कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये 0 दे रखा है, तो 2 का डिफरेंस है, तो 2 फेराडे लगा दिया। और MnO4 नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव में ये +7 होता है, +2 होता है, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो लगा दिया। आपको ऐसे करके रिएक्शन भी नहीं लिखनी पड़ेगी अगर आप ये डिफरेंस वाला कंसेप्ट लेके चलोगे। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 13 वाला 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर्म इतना। आप देखो कैल्शियम जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40 ग्राम होता है। अब 40 ग्राम के लिए मेरे को कितने चाहिए, 2 कैल्शियम लग रहे हैं मेरे पास, है ना, 2 कैल्शियम लग रहे हैं। अब इन्होंने पूछ लिया कि भाई 20 ग्राम का कितना होगा, तो 20 ग्राम का निकालने के लिए फिर मैं क्या करूंगी, 2/40 मल्टीप्लाई बाय योर 20, ठीक है। ये चीज करूंगी तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसको आप नंबर ऑफ आयंस के साथ कंपैरिजन करो, वो निकल जाएगा। ऐसे अब एल्यूमिनियम के केस में खुद से एक बार करना। इस वाले में मैंने 27 को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, इसके 3 फेराडे वाले चार्ज के साथ। फिर 3 बाय क्या ले लूंगी 27, और मेरे को किसका पूछा हुआ 40, जिसका पूछा हुआ उसको बाद में लिख दो। ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर बोला हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कोलम्ब इन ऑक्सीडेशन, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इस वाले में तो भाई आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वाटर ऑक्साइड, यहाँ पे तो फिर भी वाटर दे रखे, लेकिन अगर यहाँ पे पड़ा
ऑक्साइड दिया रहता है तो थोड़ा सा मतलब बैलेंसिंग वाला फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है, और अगर आप खुद से करोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो इस केस में आप रिएक्शन लिख के आना। तो देखो यहाँ पे वाटर था, वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये काम की चीज है और बेसिक चीज है। तो मैंने यहीं पे वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन करते हुए मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे तो मतलब यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 फेराडे का डिफरेंस हुआ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे फिर लिख ली कि यहाँ पे कितना फेराडे का डिफरेंस हुआ 2 का। और अगर मान लो हाइड्रोजन को नहीं भी लेते तो आप ऑक्सीजन को लोगे तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 0, डिफरेंस कितना हुआ 2 का डिफरेंस हुआ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करे होंगे। अब ये सेकंड पार्ट आप खुद करना, आपका एज एन होमवर्क ले लो। फिर उन्होंने बोला सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन दिस अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर इतने मिनट, व्हाट मास ऑफ निकल डिपोजिटेड एट कैथोड, यानी निकल का कितना मास ऐसा होगा जो कि कैथोड पे डिपोजिट होगा, ये चीज इन्होंने पूछा हुआ है। तो इस सॉल्यूशन को अगर मैं अपने टर्म्स में आपको समझाऊं तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि मैं पास कर रही हूँ इतना पास कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी इतने केल्विन पे, तो वही चीज लिखी हुई है कि निकल टू पॉजिटिव ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और निकल ले लिया। अब ये है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कम से कम 2 फेराडे का तो मैं निकाल के दूंगी, तो 2 फेराडे का मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये कहते हैं कि इतने का तो मैंने निकाल लिया, अब मेरे को कितने का चाहिए था 6000 कोलम्ब का चाहिए था, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करा होगा कि ये चीज है और फिर इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब देखो अ सॉल्यूशन दिस इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट 5 एम्पियर फ्रॉम द सॉल्यूशन इतना मिनट, व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा फॉर्मूला डरावना बनाया आई नो, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करके लिखो MIT/NF, अगर ये चीज आपको याद है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। तो देखो मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे कितना निकाला 58.7 और IT जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपके चार्ज के इक्वल होता है। अब चार्ज के हिसाब से तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, तो ये वाली वैल्यू जो होगी पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। फिर NF बोला है तो 2 आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे तो N हो जाएगा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा आ जाएगा, वही चीज इन्होंने लिखी हुई है। तो ये कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि इन्होंने 6000 ग्राम के लिए यहाँ पे निकाला हुआ है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि I और T को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 6000 आ जाएगा, तो ये वही 6000 इन्होंने ले रखा है, यानी IT की तो वैल्यू है 6000 वाली हो गई और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आपकी 58.7 वाली होगी। इजी सा क्वेश्चन है। फिर इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं 3 इलेक्ट्रोड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABC हमें दे रखा है दिस रिस्पेक्टिवली वर कंसंट्रेटेड इन सीरीज ऑफ स्टडी ऑफ इतना एम्पियर was passed through until इतना ग्राम of silver deposited at cathode of cell, how long did the current flow, how much of the copper zinc were deposited, यानी इसमें कॉपर या फिर जिंक का कितना कितना अमाउंट जो होगा वो पूरी तरीके से डिपोजिटेड होगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो Ag पॉजिटिव है, इसके अंदर मैंने क्या डाला इलेक्ट्रॉन डाला, तो किसका फॉर्मेशन हुआ Ag का हुआ। अब 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मैंने यहाँ पे ले रखा है जो कि डिपोजिट करता है इसके अंदर। अब देखो थ्योरी पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इजी वाली चीजें करते हैं। जब ये क्वेश्चन आए तो मेरा ध्यान सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, उन्होंने बोला हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया टाइम पीरियड की बात करें, और टाइम पीरियड का हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा कौन सा वाला कि करंट जो होता है चार्ज बाय टाइम टेकन होता है। अब टाइम टेकन मेरे को निकालना है तो क्या हो जाएगा चार्ज बाय करंट हो जाएगा। अब चार्ज बाय करंट हो जाएगा तो इसके लिए मेरे को चार्ज तो पता होना चाहिए, और चार्ज के लिए हमेशा मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया कि चेंज इन आयन सर्च करो। अब Ag के लिए तो वैसे भी एक का है तो डायरेक्टली आपका जितना चार्ज था वही आ जाएगा, लेकिन इन्होंने देखो ये चीज इन्होंने बोली है कि 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड, ये तो एक के लिए था 96500, किसके लिए था 1 मोल के लिए था। अब इतने का निकाला है तो पहले मैं क्या करूंगी इससे मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो आंसर आएगा फिर मैं इसको कहीं ना कहीं क्या कर रही होंगी यूज कर रही होंगी, तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी हुई है। और करंट जो है इन्होंने आई थिंक 108 दे रखा है, 108 वाली वैल्यू करंट की, लेट्स सी 1.5 एम्पियर वॉज पास, अब इन्होंने तो 1.5 एम्पियर दे रखा है, तो यहाँ पे 108 तो इन्होंने मेनली मॉलिक्यूलर मास ले रखा है और यहाँ पे करंट की वैल्यू सही है ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा क्या निकल गया टाइम निकल गया इसका। अब ये क्या कहते हैं वट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपोजिटेड, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है मेनली मास निकालना है, कॉपर और जिंक का मास निकालना आसान है। मास का नाम सुनते ही मेरे को क्या फॉर्मूला याद आ जाएगा कि W इज इक्वल टू MIT/NF आ जाएगा ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर अपने आप निकल जाएगा कि किस तरीके से हमें आंसर निकाला है। अब देखो यहाँ पे हमने ये तो पता था जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो कॉपर का कितना होता है 63.5, हमेशा ध्यान रखना कि कॉपर और जिंक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये है 63.5 कॉपर का और ये है 65.3, तो 63.5 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। फिर यहाँ पे IT की वैल्यू लिखनी थी, अब IT की वैल्यू जो है वो मैं निकालूंगी तो IT की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही होगी यहाँ से, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 129.56 जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाली चीज आ जाएगी। और फिर डिवाइडेड बाय क्या करना है NF करना है, वही चीज लेना है। जैसे आपने कॉपर का निकाला उसी तरीके से जिंक का निकालोगे। मेनली हमें क्या चीज इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी जो कि मैंने ये ऊपर वाला सॉल्व करा, तो ये 12956 वाली वैल्यू गिवन नहीं थी तो इसलिए ऊपर वाला पार्ट करना पड़ेगा। फिर मैं बोला 70 वाला क्वेश्चन यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बिलो प्रेडिक्ट इफ द
रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फेजिबल या नहीं, ये वाली जो रिएक्शन है वो फेजिबल है या फिर नहीं है, ये चीज ये पूछ रहे हैं। तो ये वाली रिएक्शन फेजिबल होगी या फिर नहीं, ये देख के अभी पता लगेगा। अब देखो फेजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसका जो वो है डेल्टा जी है उसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को करके देखो, तो Fe3 पॉजिटिव था और I था, और फिर इसका क्या निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकालते हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो अभी तो मैंने नेगेटिव बोला था, तो नेगेटिव मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था वो समझो, NFE नॉट सेल। तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी जब तो हमारा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की भी डिटेल मैंने अपने लेक्चर में आपको बताई थी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फेजिबल रिएक्शन किस तरीके से हम इसको अगर क्वेश्चन आ जाए तो डील करते हैं। तो ये वही वाली चीज है। तो ये फेजिबल और स्पॉन्टेनियस वाला कॉन्सेप्ट आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, और इसी के बेसिस पे आपके सारे पार्ट जो होंगे वो अपने आप कवर हो जाएंगे। फिर ये कहता है प्रिडिक्ट द कंसेप्ट। अब देखो ये वाला जो है वो इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो है इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो साइड से पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है आपका, और ये अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। कैथोड जो होता है, कैथोड से नाम से ही क्या पता चलता है, पॉजिटिविटी होने वाली चीज पता चलती है। हमेशा ध्यान रखना, कैथोड अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, एनायन की बात कर रही हूँ, और अगर मैं एनोड बोल रही हूँ तो फिर कैटायन की बात कर रही हूँ, मतलब अपोजिट अपोजिट चलता है ये थोड़ा सा। फिर इसमें बोला है एलिमेंट विद ग्रेटर एसआरपी। अब जब पॉजिटिव की बोला है तो मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, विल गो टुवर्ड्स द कैथोड। यानी कि ये कहता है कि मतलब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, उन एलिमेंट पे से जिसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है वही चीज होगी वो कैथोड के ऊपर जाएगी, यही चीज है। अब ये मैंने लिखा है, छापा है तो छापा जाएगा, नहीं तो हाइड्रोजन जाएगा। इसका कहने का मतलब ये कि जो मैंने पूरी सीरीज पढ़ी है, अभी ऊपर भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो सीरीज बताई थी उसमें छापा इन द सेंस की ये किसकी बात कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एजी की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पैलेडियम की बात कर रहा है, प्लेटिनम की बात कर रहा है। तो ये तीनों जो एलिमेंट है, अगर हाइड्रोजन की जगह इन चारों एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट अगर आ गए तो यही वाले एलिमेंट जो होंगे इन्हीं का रिडक्शन होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन जाएगा, ये वही वाली लाइन लिखी है, एकदम शॉर्टकट में मैंने लिख दी। अब कैथोड की बात हो गई, अब एनोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे तो आ गया भाई आपका वो। अब एनोड की बात करेंगे तो एनोड में टेंडेंसी होती है कि हमेशा छोटा साइज वाला आयन जो होगा वो आसानी से मूव कर पाएगा एज कम्पेयर टू बड़े साइज वाले आयन के। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट लिख दिया कि सबसे ज्यादा अगर मेरे को ये सारे मॉलिक्यूल दे रखे हो तो इसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद कर लेना। और अगर हमारे पास वाला एक छोटा सा चीज है और एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उस केस में अगर मैं एनोड की बात करूँ तो वो आपका जो छोटा वाला है वो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो जितना ज्यादा छोटे साइज का होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये उसी पे बेस्ड है। फिर आप देखो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। AgNO3 को मैंने सिल्वर इलेक्ट्रोड के अंदर डाल रखा है, सेम चीज को सेम में डाला हुआ है। तो इसमें तो जब भी सेम चीज को सेम में डालते हैं तो एक ही चीज रिड्यूस होती है, एक ही चीज क्या होती है आपकी, वो होती है ऑक्सीडाइज होती है। तो ये रिएक्शन बेशक आप एग्जाम में मत करके आना, ऐसे भी लिखाओगे और बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन करने में मेरे को पता है कि गलती करोगे इलेक्ट्रॉन को इधर उधर, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इससे बढ़िया लिखना ही क्यों है। फिर इन्होंने बोला एन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि AgNO3 हो जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आ गया तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, वाटर ले लिया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो किसको यूज करते हैं, एज अ सॉल्युबिलिटी वाटर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने चीजें कर ली। सबसे पहले इसको आयंस के मॉलिक्यूल में तोड़ लेंगे। देखो Ag पॉजिटिव चॉइस है, हमारे पास H पॉजिटिव, तो इन दोनों में से आप गेस करके बताओ कि कौन जाएगा। आप देखो Ag जो है वो छापा वाला कंपाउंड है तो Ag चला जाएगा, और NO3 और OH में साइज किसका छोटा होता है, OH नेगेटिव, तो ये चला जाएगा। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि Ag जो है वो आपका कहाँ पे जा रहा होगा, कैथोड पे जा रहा होगा, और OH नेगेटिव जो है आपका एनोड पे जा रहा होगा। इसकी रिएक्शन आपका मन हो तो लिख देना, और नहीं भी लिखोगे स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी वो सही हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है, अभी मैं आपके ये थर्ड वाला पार्ट करवा देती हूँ, एक लास्ट वाला पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करना। जैसे H2SO4 है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो अब इन्होंने भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोल दिया, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन द सेंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये कैथोड पे तो पक्का है कि H पॉजिटिव जाएगा, और सल्फेट और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव जाएगा, क्योंकि सल्फेट का साइज कैसा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, उसको जाने में दिक्कत होगी। अब लास्ट वाला पार्ट खुद से करेंगे, फिर उसके आगे मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो हम आ गए केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स वाला भी चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा इन्होंने दे रखा है। इन्होंने पूछा कि ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर तो आप डायरेक्टली क्या देखोगे कि मतलब हमारी जो रिएक्शन उसका पावर को देखो, उससे आपने ऑर्डर निकाल दिया। चलो ठीक है। अब ऑर्डर के साथ इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक तो ऑर्डर पूछ ले, एक क्या पूछा हुआ है, रेट का कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा। तो रेट कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक नहीं दो फॉर्मूला पढ़ाए थे। या तो ये लिखो कि 1 माइनस में n, और फिर क्या हो जाएगा मोलारिटी के केस में तो वही उसी के अंदर आ गया सेकंड, फिर लिखोगे, फिर सेकंड वाले में तो वो -1 होता ही होता है। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि ये वाला या तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, या फिर सिखाया था कि मोल ले लो। अब मोल लेने के बाद क्या करोगे, आपकी मोल ले लिया, मोल 1 माइनस में n, एंड फिर लीटर अगर मैं ले रही हूँ तो फिर वो n माइनस में 1 हो जाएगा, और सेकंड का तो इनवर्स ही होगा। इसमें आप n की वैल्यू पुट कर दो, n क्या है यहाँ पे, जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो वैल्यू पुट करोगे तो आपका डायरेक्टली k का भी वैल्यू आ जाएगा। इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं कि रेट ले रहे हो फिर उसको डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड के चक्कर में आपका आंसर
गलत होगा, और गलत होगा तो फिर वो पूरा ही गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया यही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, इसमें वैल्यू पुट करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसी पार्ट पे ये बेस्ड है। ये क्वेश्चन तो इजी था, मूव ऑन करेंगे। फिर ये कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन, जस्ट वेट। अभी देखो इस वाले में जैसे कि कहते हैं फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ ए बी ए टू बी दिस के की वैल्यू दे रखा है, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिस ए बी, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ए इज रिड्यूस टू इतना मोल। यानी कि ये कहते हैं कि अगर मैंने ए की जितनी भी मोलैरिटी थी उसको मैंने रिड्यूस करके कितनी कर दी, 0.06 कर दी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये चीज है। तो अब देखो जब मैं इसकी मोलैरिटी को बदल रही हूँ तो मेरी बी की भी तो मोलैरिटी कुछ ना कुछ बदलेगी। तो पहले ए वाला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जब हमने कुछ चेंज ही नहीं करा। तो देखो ए की वैल्यू मैंने ऐसे लिखी कि ए की इनिशियली वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये तो के की वैल्यू लिखी हुई है, फिर ए की वैल्यू इनिशियली कितनी दे रखी थी आपको, 0.1 दे रखी थी, तो मैंने भी वैसे करा। अब ये कहता है कि चलो इससे तो मैंने आंसर निकाल लिया। अब ये कहता है कि ए जब रिड्यूस हो रहा है, इतने से इतने पे जा रहा है, तो मेरा बी भी तो कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब ये हो दैट इज 0.04 ऑफ ए हैज रिएक्टेड। यानी इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो इससे ये पता चलेगा कि मेरा इतना तो रिएक्ट हो चुका। ठीक है, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। देखो 0.10 हमें दे रखा था वहां पे, और 0.06 दे रखा था। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो इतना मोल मतलब मेरे पास बच गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वही तो बेली बी के साथ रिएक्ट करेगा। बी में भी तो कुछ डिफरेंस वाली चीज आएगी। तो मैंने जब ये रिएक्शन में पढ़ रही थी यहाँ पे, तो मैंने देखा था कि जब 2 मोल्स ऑफ ए के चाहिए होते हैं तो बी के कितने चाहिए होते हैं, 1 मोल चाहिए होते हैं। तो मैं ये चीज लिखूंगी कि ट्वाइस ऑफ ए जो होता है वो बी के इक्वल हो जाता है। तो हमारा बी जो होगा वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। 1/2 ऑफ जो भी आपका बी दे रखा है। मतलब यही तो हुआ कि देखो इसका 2 ले रही तो इसका 1। फिर अगर मैं इसका मतलब देखूं, मैं अगर एक, जैसे ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इसका 2 तो इसका 1। फिर अगर मैं ए का 1 ले रही हूँ तो बी का कितना ले रही होंगी, हाफ ले रही होंगी। तो ये वही बी का क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हाफ लेके चल रहे होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने क्या कर लिया, बी का क्या कर लिया, हाफ कर लिया। मतलब जितना इसका मोल बचा होगा रिएक्ट होने के लिए उसी के साथ तो बी रिएक्ट करेगा। तो वही चीज मैंने निकाली। निकालने के बाद जो उसका इनिशियल था, जो उसका फाइनल था, वो चीज लिखा। और जो भी अब देखो 2 डिफरेंस आए थे मेरे। एक तो इसका तो कितना रिड्यूस होकर के 0.06 हो गया था, और इसका रिड्यूस होकर के कितना हो गया, 0.18। फिर चेंज करके जो आंसर आया वो वाले निकाला हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस। अब मैंने आपको 3-4 टर्म्स पढ़ाते वक्त भी पढ़ाया था, डिकम्पोजिशन, डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, और जैसे कि प्रोडक्शन और ये सारी चीजें। तो ध्यान रखना डिसअपियरेंस और अपीयरेंस पूछे तो उसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। उसके अलावा सारी चीजों में आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है। और हमसे पूछता है कि रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रेट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, रेट्स ऑफ प्रोडक्ट का क्या प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आपको बनानी आती होगी कि हमें क्या करना होता है कि डिफरेंशिएशन करना होता है, जो हमारा रिएक्टेंट साइड है, जो प्रोडक्ट साइड है। क्योंकि रिएक्टेंट साइड जो होगी वो चीजें रिएक्ट हो करके डिक्रीज हो रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रखा है। फिर इस हिसाब से हम करेंगे। करने के बाद हम ये देखते हैं कि आप देखो यहाँ पे इन्होंने बोला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो यहाँ पे अगर 0 पावर हुई तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो वही चीज है ये कि हमने यही चीज करा। फिर dN2 करके लिखा। अब देखो dN2 लिखा और ये कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, 1/3 और dH2 के इक्वल है। तो अब ये तीनों इक्वेशन को तो मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया। और ये इस वाले रिएक्शन का जो के कांस्टेंट था वो हमें डायरेक्टली कितना दे रखा था, इतना दे रखा था। तो हमने वही चीज लिखा। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 की अगर मैं बात करूं तो N2 तो डायरेक्टली मैं निकालूंगी कि N2 के, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। मेन दिक्कत आएगी आपको हाइड्रोजन के केस में। अब देखो हाइड्रोजन के केस में इन्होंने 3 दे रखा है, मैं यहाँ पे 3 का ही यूज करके लिखूंगी। अब देखो या तो आप इस वाले को डायरेक्टली उतार दो या फिर 3 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब इन्होंने 3 के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करा होगा वो थोड़ा समझा देती हूँ मैं, कि d जो होता है वो N2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। आप किसी भी इक्वेशन को इक्वल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी वाला ले रखा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कोएफिशिएंट dH2 का क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जो अगर मेरे को ये चीज फाइंड करनी है तो इस 3 को मैं क्या करूंगी, यहाँ इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, इस तरफ शिफ्ट करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा 3dN2 वाला मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका d का H2 वाला मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। वही 3 टाइम्स ऑफ आपका N2/dt हो जाएगा, जो कि मैंने अभी ये ऊपर तो N2 की वैल्यू निकाली थी इसलिए मैं इसको 3 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर बोला द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमेथाइल ईथर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस, द रिएक्शन इज गिवन बिलो। अब इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, द रेट रिएक्शन, जो भी रेट वाली रिएक्शन। ठीक है, फिर ये क्या पूछते हैं बाद में, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इज मिनट देन व्हाट आर देयर यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। हमेशा बात ध्यान रखना कि रेट अलग चीज है और रेट कांस्टेंट जो है वो अलग चीज है। और जब भी हम प्रेशर का टर्म्स बोलते हैं ना तो डायरेक्टली आप ये प्रेशर के हिसाब से ही मतलब ये निकालना है, क्योंकि प्रेशर के केस में बच्चे गलत कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से
से निकालोगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा। अब देखो प्रेशर अगर बोला है तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, के मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाता है। अब यही चीज अब इन्होंने किसका पूछा हुआ है, रेट एंड रेट कांस्टेंट का पूछा है। तो पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर मतलब रेट बाय प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने ऐसे करके निकाली है। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे नहीं मेंशन करी है, यूनिट ऑफ रेट। रेट का तो डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया बार मीटर इनवर्स हो जाएगा। वैसे ही जैसे अब इन्होंने तो प्रेशर के टर्म्स में लिखा है, अगर मैं आपको उसके टर्म्स में बता दूं मोल्स के टर्म में, तो मोल हो जाता है लीटर इनवर्स। हमेशा जो रेट का यूनिट होता है वो हमेशा यही चीज रहता है। मेन जो दिक्कत आती है वो आपकी यूनिट ऑफ के में आती है, क्योंकि के की यूनिट जो होती है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। फिर अगला हो जाएगा मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेट के रिएक्शन को बताएंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ, थोड़ी आप खुद से पढ़ लेना। दैट इज योर कंसंट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका प्रेशर हो जाएगा। और इसके अलावा एक आध पॉइंट आप अपने हिसाब से भी एड ऑन करके लिख सकते हो। दैट इज योर सरफेस एरिया वाला पॉइंट लिख सकते हो। तो ये सारी पॉइंट जो होगा वो आप लिख सकते हो। कैटलिस्ट वाला पॉइंट लिख सकते हो। ऐसे करके खुद भी बना करके लिख सकते हो, तो वो भी आंसर क्या होगा आपका सही होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड का वो फेवरेट क्वेश्चन है। इस वाले में क्या होता है कि रेट दे रखा है, के ए का स्क्वायर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन था इन्होंने बोल दिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और हमारे पास टर्म भी कितना है, सिर्फ एक ही है। तो मैंने सेकंड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा दिया, रेस टू द पावर 2। अब इन्होंने बोला है कि पहले वाले मतलब इस रिएक्टेंट को डबल कर दो तो हमारा रेट कितने से बढ़ेगा, 4 टाइम से बढ़ेगा इनिशियल वाले के कंपेरिजन में। फिर ये कहता है कि जो पहले वाला उसी को रिड्यूस कर दो। ध्यान रखना कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को रिड्यूस करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है उसका आप 2a यहाँ पे लिख रहे हो, वो वाला नहीं चलेगा। जो इनिशियली दे रखा था वही यूज करना है। अगर वो यूज करना रहता तो क्वेश्चन पे क्या करते हैं, मेंशन करते। फिर आगे मूव करेंगे। अब ये कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ कैन दिस अफेक्ट द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटेटिवली। अब ये कहता है कि हमारा जो मतलब रेट कांस्टेंट है वो कैसे डिफर करेगा टेम्परेचर से। तो मैं ये बता दूं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो मेरी रेट की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। रेट की स्पीड बढ़ेगी तो मेरा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इन्होंने वही थोड़ा सा इक्वेशन और उन सब में समझा रखे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। फिर इन्होंने बोला इन सूडो ऑर्डर हाइड्रोलिसिस एस्टर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन, मतलब ये सारे रिजल्ट जो होते हैं बेनली हमें दे रखा है सूडो वाले रिएक्शन के अंदर। तो सूडो वाले रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमें कंसंट्रेशन तो हमें इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, तो हम भी कंसंट्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज C2 माइनस C1 हो जाएगा। और क्योंकि मैं रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 0.17 और कौन सी वैल्यू ले रखी है, 0.31 वाली वैल्यू ले रखी है, लेकिन इन्होंने 30 से 60 सेकंड मेंशन करा, तो आप वही वाली वैल्यू लेकर के इसे सॉल्व कर दोगे। और अगर ना मेंशन करा हो तो आप कोई सी भी दो वैल्यू ले सकते हो, चाहे आप एडजेसेंट वाली ले लो, चाहे आप दूर दूर वाली भी ले लो, तो वो खुद अपने मन से निकाल सकते हो। लेकिन अब इन्होंने मेंशन कर दिया तो आप उसी वैल्यू को लोगे। फिर इन्होंने बोला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ए एंड मतलब ए जो है वो तो फर्स्ट ऑर्डर का और बी जो है वो आपका सेकंड ऑर्डर का, ये चीज ये कह रहा है। और यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट भी करते हैं व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी, यही तो होगी। रेट बोला है तो रेट की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। हाउ इज द रेट अफेक्टेड और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स, यानी रेट किस तरीके से इफेक्ट होगा। अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी को कितना कर दिया, 3 कर दिया, 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 टाइम्स हो जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। वही चीज ये लिखते हैं। फिर ये कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर बोथ आर डबल। ध्यान रखना कि जब भी डबलिंग की बात करें तो ध्यान रखना जो आपने क्वेश्चन में मतलब चीज इनिशियलाइज करी थी वही वाली वैल्यू लो, ना कि आप सेकंड वाला पार्ट में जो दे रखा है वो कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना ले लिया, ए और बी ले लिया, फिर यहाँ पे दोनों की डबलिंग करी और फिर हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो टेबल वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये ढूंढो कि इन सब में से सिमिलर चीजें हमें क्या दे रखी है। तो मेरे आई थिंक यहाँ पे 0.20 दे रखा है और 0.20 दे रखा है, तो इसी चीज को सबसे पहले पकड़ लो। पकड़ने के बाद क्या करना है आपको, हमें पता है कि रेट का जो रिएक्शन का जो, अब देखो इन्होंने जो यहाँ पे सॉल्व करा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और आपको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने सॉल्व करा है वो उससे आपका आंसर भी गलत नहीं आएगा और आप 2 लाइन में करके आंसर निकाल लोगे। दैट इज यहाँ पे रेट का पहले मैंने इक्वेशन लगाया, अब मेरे पास ये फॉर्मूला था ए की रेज टू द पावर एक्स, बी की रेज टू द पावर वाई। अब यहाँ पे रेट था, अब मैं इन दोनों को पकड़ रही हूँ, तो इसका जो भी आपका यहाँ पे रिएक्शन का वो दे रखा है, रेट दे रखा है, वो चीज आप पहले दोनों को डिवाइड के फॉर्मेट में लिख दो। और फिर ये 0.20 है, 0.20 है, इसको भी ऐसे करके लिखो रेज टू द पावर एक्स, क्योंकि ये एक चीज है। और जो बी मोल है उसको आप क्या किसके टर्म्स में लिख दोगे, वाई के टर्म्स में, तो वही चीज मैंने लिखी हुई है। अब जो सेम है उसको कट कर दो, कट कर दोगे तो ये बचेगा और फिर आपके पास क्या बचा, सिर्फ वाई वाला टर्म बचा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, कुछ नहीं करना आपको, जो आपका मतलब जो आपका राइट हैंड साइड दे रखा है उसके आगे सिर्फ लॉग लगा दो। लॉग लगाने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और कोशिश करोगे तो आपकी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये वाला जो log वाला कंसेप्ट है आप बड़े बड़े क्वेश्चन में भी लगा सकते हो और आपका आंसर गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा था कि इस वाले मेथड को फॉलो करो। log हमेशा लगाओ, log से ही आंसर फाइंड करो तो आपका सही जाएगा। और अगर आप ऐसे ही बिना log के मतलब तुक्के लगा के करोगे तो जो आंसर कट रहे होते हैं वो तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन जो
बड़े बड़े आंसर होते हैं वो नहीं निकल पाएंगे और टाइम भी उसमें ज्यादा लगेगा। अब इन्होंने देखो, इन्होंने पूरा उसी तरीके से करा है और कहीं लॉग नहीं लगाया है, यहाँ पे बस लगाया है क्योंकि यहाँ पे इनको नीड पड़ी, लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन करते हो सब में ही लॉग लगा के करो तो आपकी थोड़ी सी आदत सी बन जाएगी। अब इन्होंने बोला है ये वाला रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन रेट लो, ये भी बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन बोर्ड भी पूछ लेता है क्योंकि है इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने बोला है द रिएक्शन रेट ए एंड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द बैलेंस। अब फिल इन द बैलेंस में आप क्या करोगे, फिल इन द बैलेंस में मेनली क्या होता है कि ये जो भी वैल्यू देते हैं ना, अब देखो ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, अब ये वाला कॉमन हो गया, तो आप ट्राई करो कि मतलब मैं ऐसी वैल्यू लो जिसमें मेरे को सारी चीजें दे रखी है। अगर वो चीज मैं ट्राई करूंगा, देखो जैसे ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इन पे सब चीज दे रखा है लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, तो अगर मैं डिवाइड करके जैसे मैंने आपको बताया था वैसे करोगे तो आपका सारा आंसर निकल जाएगा। बस ये देख लेना कि आपको कौन कौन से डैश वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हाफ लाइफ वाला जो है, ये भी डीके वाला क्वेश्चन भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि हाफ लाइफ और द रेडियोएक्टिव डीके कार्बन इज इतना एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफिशियल कंटेनिंग वुड इतना परसेंट ऑफ कार्बन फाउंड इन द लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, यानी हमारा एज कितना होगा सैंपल का, एज इन द सेंस दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट मी की टाइम कितना होगा। अब आपको पता है कि रेडियो एक्टिव वाले रिएक्शन हमने कहाँ पे पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप कमेंट में मेरे को मेंशन करो कि हम जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन में क्या क्या चीज पढ़े थे, तो वो एग्जाम्पल भी आपको थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे के हो जाएगा। अब हमें पता है कि हाफ वाला लाइफ हमें जैसे कि इन्होंने गिवन दे रखा है कि रेडियो एक्टिविटी डीके मतलब पूरा टाइम इसको कितना लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है, एनर्जियोलॉजिकल आर्टिफिशियल वुड भी इतना। अब हम क्या करेंगे, जब इन्होंने टाइम दे दिया तो मेरे को पता है कि जो मेरा हाफ ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी मदद से मैं यहाँ पे के की वैल्यू ले लूंगी, क्योंकि के की वैल्यू एक बार निकल गई तो ये चीज कॉन्स्टेंट होती है। मैं इससे फिर बाकी की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो के की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब के की वैल्यू, अब इन्होंने तो टाइम पूछा है ना वैसे कि कितना टाइम होगा, अब टाइम निकालने के लिए मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को होता है। अब आर और आर नॉट में आप कंफ्यूज मत होना, मैंने तो अपने टाइम में सी नॉट और सी टी के नाम से याद करा था। और सी नॉट को हमेशा ट्राई करो कि आप इनिशियली कितना लेकर चलोगे, 100, क्योंकि 100 में से माइनस करना आगे जो होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये कहता है 80% ऑफ द C14, अब इसका 80%, 100 का 80% कितना होगा, डायरेक्टली निकल गया ना 80, तो ये इस तरीके से फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। हमेशा बस ध्यान रखना कि सी नॉट की वैल्यू 100 ही लेके चलो। फिर इनका क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे लीव कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला है द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/16। अब इन्होंने 1/16 बोल दिया। अब बच्चे, आधे बच्चे जो होंगे ये 1/16 देख करके ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। देखो पूरा फॉर्मूला तो आप लगा लोगे, मेन आप गलती से में करोगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि ये बोल दिया 1/16, यानी कि हमारा सी नॉट जो है वो तो वही है, लेकिन हमारी सी टी की जो वैल्यू है वो सी नॉट बाई 16 है। आप अगर इस तरीके से पुट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, और बाद में तो आपको फिर डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करनी है। फिर हम बोला है ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द दिस स्ट्रॉन्शियम विद हाफ लाइफ इतना, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years and 60 years if it is not lost मेटाबॉलिकली। अगर ये मेटाबॉलिकली रिड्यूस नहीं हो रहा है तो मतलब कितना इसका अमाउंट जो होगा वो आपका लॉस्ट होगा, कितना जो होगा वो आपका इसका अमाउंट फाइंड होगा। ये उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। एज रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर मैं देखूं तो ये वही कहता है कि क्योंकि अब रेडियो एक्टिविटी की बात बोले तो अब यहाँ पे क्या लगा रहे होंगे, अब फर्स्ट ऑर्डर लगा रहे होंगे। और फर्स्ट ऑर्डर की मदद से, क्योंकि हमें एक टाइम पीरियड से यहाँ पे हर मतलब हर क्वेश्चन में यही तो रिपीट हो रहा है कि एक टाइम पीरियड तो उन्होंने दे रखा है, उसके हिसाब से के निकालेंगे। के निकालेंगे तो के की वैल्यू जो होगी फिर हम अगले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगले वाले इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.303 हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, आर नॉट बाय आर हो जाएगा। फिर यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आर जो होगा, तो यहाँ पे फिर हम आगे जैसे इस क्वेश्चन में देखें कि हमें इन्होंने बोला क्या, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 60 साल, मतलब 60 साल के बाद ये कितना बच रहा होगा। तो मेनली कंसंट्रेशन की ये बात कर रहे होंगे कि 60 साल के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना बच रहा होगा, तो वही चीज है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि आपका आधा कंसेप्ट तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। 2.303 लिखा, फिर यहाँ पे टाइम लिखा, फिर लॉग लिखा, फिर आर नॉट लिखा। तो आर नॉट की वैल्यू तो हमारी सेम रहने वाली है, चेंज किसकी होगी, ये आर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर टी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लेकिन आप सी नॉट सी टी के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको आसान पड़े। अब देखो इनिशियली इन्होंने कंसंट्रेशन बोला था कि 1 माइक्रोग्राम इनिशियली था, यानी आर नॉट की वैल्यू इन्होंने कितनी ले रखी है, 1 ले रखी है। अब मैंने यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले से के की वैल्यू निकाल दी, टी की वैल्यू हमें दे रखा है 60 साल, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब बस यही ध्यान रखना कि आपको आर टी निकालना है, ये चीज आप अगर समझ लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर ये कहते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोड दैट 99% कॉम्पिटिटिव इज ट्वाइस दैट ऑफ टाइम पीरियड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन को अब इन्होंने इतने भयंकर स्टेप में समझाया कि बच्चा पहले ही डर जाए। अगर मैं आप इसको अपने स्टेप में बताऊं तो ये कहता है कि 90% बोला है, एक तो 99 बोला है और दूसरा जो है वो 90% बोला है। ओके, देन हमें पता है कि वैसे तो सबको पता है कि 2.303 बाई के 2.303 बाई के ये जो चीज होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारा मेन जो होगा वो हम किसके साथ
साथ डील कर रहे होंगे लॉ के साथ, और मैंने आपको सिखाया था कि इनिशियली सबका कितना ले लो, 100 ले लो। अब 99 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो आपका कितना बचेगा, कितना बच रहा होगा, अगर 99 इसमें से माइनस कर दूं 100 में से तो कितना बचेगा, 1 बच रहा होगा। और यहाँ पे ही सिमिलरली 90 माइनस करूं 100 में से तो मेरा कितना बच रहा होगा, 10 बच रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका अपने आप रेशियो जो होगा वो बिल्कुल यही आ जाएगा जो कि इन्होंने पूछा हुआ है। देखा, ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 लाइन में कर दिया और इन्होंने कितना कंफ्यूजिंग बता रखा है। ध्यान रखना कि आप हर चीज को 100 से कंपेयर करोगे ना तो आपका भी बिल्कुल आंसर सही आएगा और इजी भी पड़ेगा। फिर अगला है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 40% फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट करना है हमें टी हाफ। अब टी हाफ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि के लिखा, फिर 2.303 लिखा, फिर टी लिखा, फिर लॉग लिखा, सी नॉट बाय सी लिख दिया, फिर टाइम पीरियड जो होगा वो कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें 40 मिनट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आर नॉट बाय आर लिखा, फिर 100 हो जाएगा, 100 माइनस में 30, अब ये तो वही लिखा हुआ है 30% डिकम्पोजिशन। अगर इन्होंने ये वाली बात लिख दी कि 30% डिकम्पोज हो गई, अब जब जो चीज 30% डिकम्पोज हो गई तो बची कितनी, हम तो देखो सी नॉट और सी टी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो वो मैं बता देती हूँ। देखो सी नॉट तो आपका जो टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो चीज में लिख रही होती है, दैट इज और सी नॉट, ठीक है। और सी टी जो होता है वो रिमेनिंग वाली चीज, मतलब आपकी वो चीज जो है वो कितनी बच गई, वो चीज जो होता है वो आपका सी टी हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 10/7 हो जाएगा, 10/7 पहले मैंने लिखा, फिर टाइम लिखा 40 मिनट्स लिखा, फिर इसको फिर सॉल्व कर दिया तो टी हाफ कितना आ गया आपका 77.8 मिनट आ गया। अब ये अगर चीज अब ध्यान रखना कि इतना डिकम्पोज हो गया, तो डिकम्पोज इतना हुआ मतलब इतना टूट गया तो बचा कितना, आप 100 में से 30 को माइनस करोगे, वही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई कोई बच्चे जो होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे 30 लिख करके आंसर गलत कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पे प्रेशर वाला क्वेश्चन दे दिया, प्रेशर वाला क्वेश्चन को जब मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाया था तब भी बताया था कि प्रेशर वाले क्वेश्चन करने जो होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को करोगे और अगर ऐसे करोगे तो फिर वो आपका आंसर जो होगा वो गलत भी आ सकता है। और 99% केसेस में, क्योंकि बोर्ड में होती है बच्चों को टेंशन देते वक्त लिखते वक्त, तो गलत करके ही आते हैं आप। तो आप इस वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करो जब आपको ये दे रखा है। ये वाले फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी होती है। देखो 2.303 की वैल्यू पता है आपको और के की भी वैल्यू पता है होगी, लॉग पी नॉट जो होता है वो आपका पी इनिशियल जितना भी दे रखा है दैट इज 35 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई में 35 और पी एट द टाइप डी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करो, आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आई थिंक उन्होंने दे रखा है, इसमें भी वो आप मेरा वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत होगी इन सब चीजों में। अगर आपको ऐसे करके पूरा सॉल्व करना है फिर तो आप एक एक कंसंट्रेशन को मतलब जैसे जैसे नाप के करते हैं वैसे करके कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे वाले से भी कर रखा है आपने तो आपको ये तो इतना पता होगा कि क्या चीज टूट रही है और क्या चीज बन रही है। मतलब ये वाली इक्वेशन जो होगी ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये वाली और ये वाली इक्वेशन भी का भी यूज करोगे। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल ये भी वैसे इजी है कि पी नॉट ले लिया, इनिशियली था पी नॉट, फिर ये क्या हो गया 0 हो गया, फिर बाद में क्या होगा पी नॉट माइनस पे पीटी हो गई, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे पी आ गया। फिर टोटल प्रेशर अगर मेरे को निकालना था तो सिंपली मैंने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया, जो भी ये वाली वैल्यू थी इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मेरा टोटल प्रेशर था वो निकल गया। फिर मैंने यहाँ पे नीचे वही वाला प्रेशर यूज कर रखा है, ये वही चीज है। फिर उन्होंने बोला है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट टेम्परेचर इज गिवन, इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट इसका निकाल सकते हो। फिर उन्होंने बोला रेट कांस्टेंट वाला है ये वाला रिएक्शन, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये वाला आज तक ना तो बोर्ड में आया ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। फिर आगे मूव करेंगे एक बोर्ड का आजकल मतलब 1-2 साल से बोर्ड का तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वाला, तो इसके एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ये कहता है अब देखो द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हमें कांस्टेंट दे रखा है। अब सेकंड इनवर्स दे रखा है तो इससे मैं क्या समझ सकती हूँ कि आपका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को हम आर्हीनियस कांस्टेंट कह देते हैं और एक और नाम से कुछ कहते थे, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि इसका एक तीसरा नाम और क्या होता है। तो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो होगा किसकी बात करें, एक ही बात करें, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला चूज करना आना चाहिए। वही 3-4 फॉर्मूला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त लिखवाया था वही वाला आप इसमें यूज करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने उसी में से एक फॉर्मूला ले रखा है, अब क्या करना, लॉग ए को इधर शिफ्ट कर दिया, लॉग ए को इधर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद एक एक करके सबकी वैल्यू लिखी, और वैल्यू लिखने के बाद इनका आया एंटी लॉग में टर्म, एंटी लॉग पे छोड़ दो। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बस ये है थोड़ी सी कैलकुलेशन है ज्यादा, बस थोड़े से टर्म्स का ध्यान रखना कि ऊपर किलो जूल है तो नीचे भी किलो जूल हो जाएगा। फिर मतलब कंसीडर सर्टेन रिएक्शन ए प्रोडक्ट दिस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना मोल, द यूनिट ऑफ के शो दैट द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, की के का जो रिएक्शन हो किस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स दे रखा है तो इतना तो पक्का है कि मेरा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होने वाला है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाला है। वही चीज लिखा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड के बाद मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा वो कितना रिमेन होगा। तो 100 सेकंड हमें टाइम पीरियड दे दिया, हमें मेनली ये इस क्वेश्चन में
क्या चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू मेरे को सीटी बता दे बस, और तो बाकी सारी वैल्यू इन्होंने ही क्वेश्चन में दी है, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये कहते हैं कि सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ये हमने चैप्टर के बीच में जब हम रिएक्शन कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर की तब हमने देखा था। फिर टी हाफ इतना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स, यानी 8 आवर्स के बाद ये जो होगा सुक्रोज का कंपोनेंट जो होगा कितना होगा। तो अब मैं 3 आवर्स की मदद से, मेरा इंटेंशन क्या हर एक क्वेश्चन में कि जो भी पहली वैल्यू दे रखी है उसको यूज करो और सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो, क्योंकि के जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। तो इस वाले इक्वेशन की वजह से हम यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब के की वैल्यू निकल गई, अब वही वाली के की वैल्यू सेकंड वाले में पुट करके हमें टाइम तो पता ही है, हमें मेनली क्या चीज निकालना है कि फ्रैक्शन निकालना है। और फ्रैक्शन ध्यान रखो कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, जैसे के लगा रही है मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का 2.303 बाय क्या लिखूंगी यहाँ पे टाइम लिखूंगी, और टाइम के साथ क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे लॉग लिख रहे होंगे, लॉग के साथ सी नॉट बाय सी टी। तो फ्रैक्शन जो है वो आपका ये वाली चीज होता है, उसे हम कह देते हैं फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ द सुक्रोज। ये चीज फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। लॉग का एंटी लॉग बना दो, इस साइड शिफ्ट करो। एंटी लॉग को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, वैसे मैं चाहूँ तो आपको एंटी लॉग से भी सॉल्व करवा सकती हूँ, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटी लॉग से भी होता है सॉल्व, और लेकिन उतना जरूरी नहीं है, तो मत ही करना, फालतू का टाइम भी लगेगा पेपर में, इतना देर आप किसी और चीज में लगाना। फिर उन्होंने बोला द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज एज दिस। अब देखो ये वाली इक्वेशन देख करके बच्चे के दिमाग में जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी मैंने पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने ये वाला फॉर्मूला करवाया था, तो ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब जैसे ही डिफरेंस देखने को मिला कि माइनस में ये बाय आर टी, और ये अब इन्होंने क्या पूछ लिया हमसे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लिया, तो मैंने भी वही एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, और यहाँ पे लिखने के बाद मेरा डायरेक्टली क्या आ गया, आंसर आ गया। देखा 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से टिप्स पे याद है। फिर इन्होंने बोला दैट रेट कांस्टेंट डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इतना, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अगेन ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात करें, अभी पीछे ही वो वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। फिर इन्होंने बोला कंसीडर सर्टेन ए प्रोडक्ट के इतना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल। इनिशियल कंसंट्रेशन तो इन्होंने 1 मोल दे दिया हमसे, ये इसमें भी क्या पूछा है, सीटी पूछा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जो कंसंट्रेशन था वो चीज दे रखी है, तो यहाँ से आपकी डायरेक्टली लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये कहते हैं कि सुक्रोज डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, अपने ही एसिड सॉल्यूशन के अंदर, कैसे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर लॉ विद दिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स, यानी 8 आवर्स के बाद कितना फ्रैक्शन होगा सुक्रोज का जो कि रह रहा होगा। तो इस वाले में भी हम स्टार्टिंग से क्या चीज सॉल्व करते आ रहे हैं कि 8 आवर्स वाला, या आई थिंक ये वाला पेज जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, ये वाला पेज मैंने लगता है 2 बार खींच लिया फोटो, कोई नहीं, आगे मूव करेंगे तो ये वही वाला रिपीट वाला क्वेश्चन है, कोई इतना इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते थे। रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इन्होंने इक्वेशन दे दी, अब इस इक्वेशन से ही मतलब जिसको ये मतलब जो रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो टिप्स पे याद है, वो इक्वेशन देख करके ही वो बच्चा समझ जाएगा कि मेरे को करना क्या। और इस वाले में भी आई थिंक एक्टिवेशन एनर्जी ही पूछा हुआ है, एंड व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट, और साथ में हमसे फिर क्या पूछा है कि टेम्परेचर भी कितना होगा। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी का निकालना तो फॉर्मूला का इजी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। फिर ये कहता है, फिर ये क्या कहता है, फिर ये कहता है कि व्हाट टेम्परेचर विल बी द हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट, यानी कितना टेम्परेचर मैं दूं कि मेरा टाइम पीरियड जो होगा 256 में यूज कर रही हूँ। तो इसमें हमारा जो बड़ा सा फॉर्मूला था वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। बड़ा सा फॉर्मूला इन द सेंस मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ log k2 बाय k1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज योर log t1 माइनस में t2 डिवाइडेड बाय t1 मल्टीप्लाई बाय t2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस में आर टी, तो हमने मेनली यहाँ पे लिख दिया तो टी नहीं आएगा, बस इतना ही फॉर्मूला आ जाता है। तो इसी वाली फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करके एट लास्ट हमें क्या निकालना है, उसका टेम्परेचर निकालना है कि टेम्परेचर कितना है उसका, मतलब टेम्परेचर निकालने में कितना पड़ेगा, वो वही चीज पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना है। और एक बेसिक टेम्परेचर जो कि मैंने यहाँ पे ले रखा होगा वो कितना ले रखा है, जैसे एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड भी 256 मिनट। एक टेम्परेचर मैंने यहाँ पे पहले से ही ले रखा होगा जो कि मेरे को इन्होंने गिवन भी होगा, तो वो वाली चीज हमने यहाँ पे पहले से ही ले रखी है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर इन्होंने बोला ये वाला रिएक्शन क्वेश्चन है लेंदी है लेकिन है इजी, डायरेक्टली वैल्यू ही तो पुट करनी होती है मेनली एक्टिवेशन एनर्जी वाले क्वेश्चनों में। फिर मैं बोला द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट के एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी इतना, यानी के का कितना अमाउंट बचेगा जब मैंने ये वाला टेम्परेचर ले रखा है। तो k1 ले लिया मैंने, t1 ले लिया, फिर k2 ले लिया और t2 ले लिया। इस वाले में तो 110% आपकी क्या चीज मतलब यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है हमने, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसमें तो और यूज कर रखा है हमने किसको, अपने ही फॉर्मूला को। यहाँ पे ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एट व्हाट टेम्परेचर वुड, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जब k की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अब देखो जो पहला वाला जितना भी पार्ट दे रखा है दैट इज k2 by k1 दे रखा है। अब k2 की जो पहली वाली वैल्यू हो तो इन्होंने 4.5 दे रखी है, और जो दूसरी वाली वैल्यू 1.5
25 दे रखे हैं, तो K2 को ऊपर ले लोगे, ये ले लिया, फिर नीचे ले लिया, फिर एक्टिवेशन एनर्जी इन्होंने दे रखा है 6000 किलो जूल, उसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पता थी। फिर उन्होंने डायरेक्टली पूछा हुआ है टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर कितना होगा के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, T2 ले रखा है, और एक टेम्परेचर इन्होंने कहीं ना कहीं दे रखा होगा, उन्होंने दे मतलब इनडायरेक्टली दे रखा है, अब उसको निकालना थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है कि जैसे 10 डिग्री सेल्सियस इन्होंने इंक्रीज करा, और मेरे को पता है कि मैं मेन आर की वजह से ज्यादातर वैल्यू टेम्परेचर की किस में यूज करती हूँ, केल्विन में यूज करती हूँ। तो केल्विन में पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और एनहेंस कर दिया, किससे 10 से एनहेंस करूंगी तो 283 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। फिर T2 की वैल्यू आसानी से निकालूंगी, द टाइम पीरियड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, इज इक्वल टू दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर 25% ऑफ 300 केल्विन, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इतना, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अब इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी, एक तो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी की, और इन्होंने एक चीज हमें दे दिया है कि दो चीज जो है वो आपस में इक्वल है, दैट इज 10% कंप्लीशन एंड 25% कंप्लीशन। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैसे इन्होंने करा हुआ है सॉल्व, कि 2.303 ले लिया, यहाँ पे लॉग ले लिया। अब देखो इन्होंने क्या करा, द टाइम पीरियड ऑफ 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू दैट दिस। अब देखो टाइम पीरियड को इन्होंने इक्वल लिया, दैट इज T1 जो होगा वो T2 के इक्वल हो जाएगा, और हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, देखो कांस्टेंट तो दोनों का वैसे भी सेम आने वाला है, इसका भी कांस्टेंट सेम आएगा, इसका भी कांस्टेंट सेम आएगा, तो मैंने कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करा और जो हमारा T1 वाला फॉर्मूला था वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब इन्होंने बोला है 10%, अब देखो 0.0 इन्होंने लिखा, आप चाहे तो यहाँ पे 10 भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि R0 की जगह पे आप कितना यूज कर रहे होंगे, 100 यूज कर रहे होंगे, तभी आपका आंसर यही आएगा। फिर यहाँ से फिर मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली ऑल टुगेदर, मैंने यहाँ पे T1 की वैल्यू जो थी वो कहीं ना कहीं क्या कर ली, फाइंड कर ली, मतलब कैंसिल वगैरह कर करके फिर ये चीज मेरा T1 की यहाँ पे वैल्यू आ गई। यहाँ से T1 वाला इक्वेशन बनेगा, ऐसे T2 वाला इक्वेशन बनाऊंगी, दोनों को क्या कर दूंगी, इक्विवेलेंट पुट कर दूंगी। इक्विवेलेंट पुट करने के बाद मैं यहाँ पे K2/K1 ले लूंगी, क्योंकि T1 जो था वो T2 के इक्वल था, तो K2/K1 की वैल्यू निकल गई, K2/K1 की वैल्यू निकल गई। अब ये कहते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करा था कि एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करो, तो यहाँ से फिर मैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर लूंगी। फिर इन्होंने ये भी मेंशन करा था कि प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, हमें K की वैल्यू पता है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी R पता है, T पता है, तो सब चीजें पता है, तो हम A की वैल्यू तो आसानी से निकाल ही लेंगे। अगेन ये क्वेश्चन लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आई थिंक बोर्ड में अगर आता भी है ना तो ऑप्शन में आएगा, अगर ये क्वेश्चन दे रखा होगा तो इसकी जगह पे आपको दूसरा पार्ट दे रखा होगा, तो आप वो वाला पार्ट करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है आपकी। फिर हम बोला द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वार्टलप्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद द टेंपरेचर। भी वही कहता है कि हमारा जो K2 है वो मतलब किस तरीके से यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो K2 जो होगा, अब यहाँ पे बोला ना कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ पे क्वार्टलप्स वाली, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वार्टलप्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, यानी जब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ा तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था यानी K की वैल्यू थी वो 8 गुना हो गई पहले के कंपैरिजन में, तो K2 की जगह कितना हो जाएगा, बाद में जाकर के 4K1 हो जाएगा, इसका रेशियो हमें मिल गया। अब हमें क्या बोला हुआ है इन्होंने फाइंड करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें टेम्परेचर की दो वैल्यू पता होनी चाहिए, टेम्परेचर की दो वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है क्वेश्चन में, ये तो और आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। आज का सेशन यहीं पे होता है ओवर, और आई होप आज आपको इस सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आया होगा, और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि आपको एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करनी थी, और वो भी फिजिकल के एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एक लेक्चर को, एक मेरी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी मैं करवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैं ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से हो ना हो आपका 70 to 80% पेपर आएगा, और बाकी का 20% पेपर जो आएगा वो आपके चैप्टर के बीच में से आएगा, चैप्टर के बीच इन द सेंस कि जो भी मैंने वन शॉट में कवर कर रखा है वो आएगा, यानी कि लगभग जितना मैंने करवाया अगर वो भी आपने अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स अच्छे आना पॉसिबल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ढेर सारा सब्सक्राइब करो, लाइक दो, कमेंट करो, अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इवन सिंगल टॉपिक से भी रिलेटेड डाउट आता है, तो आई श्योर कि मैं आप उसके लिए भी आपके लिए वीडियो ले आऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, अगली बार हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करवा रहे होंगे, तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और साथ में खूब सारी प्रैक्टिस करो और अच्छे से नींद लो।